चैप्टर नंबर हमने 4 में पार्ट नंबर 1 जो है वो क्लियर कर दिया। उसमें हम परमेबिलिटी की बात करते हैं, डार्सी लॉ की लिमिटेशन, डार्सी लॉ क्यों होता है, किस तरह से होता है, सॉइल में कितनी परमेबिलिटी रहती है। जैसे कि मैंने बताया कि सैंड के लिए 10⁻⁻5 होगी, क्ले में 10⁻⁷ होगी। तो ये परमेबिलिटी वाले केस जो है मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए। सेकंड ऑफ ऑल हमने और भी क्या किए थे, जितने भी हमारे फील्ड मेथड थे, जो भी कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट हो गया हमारे पास, फील्ड मेथड हो गया या फिर कैपिलरी टेस्ट जो हो गया, उन सब के बारे में हमने अच्छे से क्लियर कर दिया। या फिर के एवरेज फॉर द परपेंडिकुलर के केस में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, के एवरेज इन द केस ऑफ पैरेलल के केस में किस तरह से करते हैं। ये दोनों मैंने आपको केस अच्छे से क्लियर कर दिए। किसमें बात की हमने, पार्ट नंबर 1 में बात की है, परमेबिलिटी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन जो है वहां पे कर भी दिए, तो हमको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन वहां पे हो चुकी है। नाउ अब बात करते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की, दैट इज द क्विक साइन कंडीशन। अच्छा, क्विक साइन कंडीशन में बहुत ऐसे क्विक साइन कंडीशन जो है ना, बेसिकली ये चैप्टर हमें ये बता रहा है कि जो हमारा पानी है ना, दिस इज द वाटर, ये पानी फ्लो कहां से करेगा, सॉइल से पास करेगा। सॉइल की बात कर रहे हैं तो सॉइल में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से फ्लो होते हैं। सॉइल एक तरह का पोरस मीडियम है जिसमें क्या होते हैं, जिस तरह से इस तरह से सॉइल के सॉलिड रहते हैं, ठीक है, कुछ पानी रहता है, कुछ हमारे एयर वॉइड्स रहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या रहते हैं और साथ में वॉइड्स भी रहते हैं। अब ऐसे इंटरकनेक्टेड वॉइड्स की वजह से, इंटरकनेक्टेड वॉइड्स की वजह से क्या होता है, हमारा पानी जो है वो फ्लो करता है। यानी ये हमारा पानी आया, बिकॉज ऑफ दीज इंटरकनेक्टेड वॉइड्स हमारा पानी जो है वो फ्लो करता है। ये चीज हमारे को पहले से ही क्लियर है, ठीक है। अभी क्विक साइड कंडीशन क्या है, ये किस तरह से होती है और क्यों होती है, ये जानना जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये किस किस केस में होगी, ये सब भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, जो कि हम आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो गया। जिस तरह से हमारा कोई भी इरिगेशन स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट किया। अच्छा, ये डैम मैंने बनाया है तो इस डैम के नीचे क्या है, सॉइल है। अब ये सॉइल क्या कंसिस्ट करती है, इंटरकनेक्टेड वॉइड्स कंसिस्ट करती है, इंटरकनेक्टेड वॉइड्स जो है कंसिस्ट करती है। क्लियर हो गया। एक रहता है हमारा क्या, देखो जब हम टोटल हेड की बात करते हैं ना, टोटल हेड की बात करते हैं तो टोटल हेड में 3 चीजें आती है। एक आती है डेटम, एक आता है हमारा प्रेशर हेड और एक आता है हमारा वेलोसिटी हेड। क्या रहता है, v²/2g हमारा क्या रहता है, वेलोसिटी हेड रहता है। अब जब मैं बात कर रहा हूं सैंड की, यानी सॉइल में, सॉइल के ये जो हमारा पोरस मीडियम है, इसको रिप्लेस करके अगर मैं सैंड रख दूं या फिर मैं इसको रिप्लेस करके कोई क्ले रख दूं, तो आपको ये पता है कि इन दोनों के बीच में जो भी हमारा पानी फ्लो करेगा, अब सैंड के वॉइड्स थोड़े बड़े होते हैं एज कंपेयर टू क्ले के वॉइड्स, है ना। लेकिन स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्ले का ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे पास जो क्ले में है परमेबिलिटी जनरली क्या रहती है, लो रहती है। अब के किस तरह से डिपेंड करता है इन सब चीजों में, ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब जब मैं बात करता हूं सैंड की, तो सैंड में मैंने क्या बोला, 10⁻⁻5, 10⁻⁻5। अब मैं इन टोटल हेड की बात करता हूं, इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं सैंड की बात करता हूं तो वो होता है 10⁻⁻5। अब v²/2g में इसकी वैल्यू डालूं, यानी वेलोसिटी डालूं, तो वेलोसिटी कितनी होगी, 10⁻⁻5 होगी डिवाइडेड बाय 2, साथ में g की वैल्यू कितनी, 9.81। क्लियर हो गया। इसका भी क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। और क्ले की अगर जब मैं बात करूं 10⁻⁷, ठीक है, 2 × 9.81। क्लियर हो गया। डेटम हेड क्या होता है, डेटम z जो है डेटम हेड हो गया या फिर एलिवेशन हेड हो गया, ये बेसिकली क्या होता है, ये आपको क्या करना पड़ता है, कहीं पे भी पूरे इस डायग्राम में कोई भी आप अगर एक पॉइंट ले लो, ठीक है, इस पॉइंट को ले लो, या फिर आप क्या करो, इन 2 रेफरेंस पॉइंट को ले लो। जैसे कि आपने बोला कि देखो यहां से हमारा पानी एंटर कर रहा है ना, यहां से हमारा पानी एंटर कर रहा है और यहां से पानी क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो एग्जिट जो है वो एक तरह की टेल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट, ये जो हमारा उल्टा ट्रायंगल छोटा वाला है, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज द टेल वाटर लेवल। यानी इन शॉर्ट में क्या बोलूं, इसको टेल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यानी टेल वाटर जो है वो यहां पे हो गया, हेड वाटर क्या हो गया हमारे पास, ये वाला पॉइंट हो गया। तो जो टेल वाटर है, इस टेल वाटर को आपको जनरली क्या लेना पड़ता है, डेटम लेना पड़ता है। डेटम इज टू से जेड को ही हम क्या बोलते हैं, इट इज द डेटम हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम डेटम हेड बोलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको अभी पता लग जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मुझे डेटम अज्यूम करना है तो आपकी पहली प्रेफरेंस क्या रहेगी, सबसे पहली कि आप सबसे पहले तो टेल ढूंढो। टेल कौन सा हो गया, जहां पे लोअर हेड हमारा पानी है, जो हमारा हायर हेड से नीचे को पानी। देखो फ्लो क्यों होता है, फ्लो की 3-4 कंडीशन होती है। क्यों होता है, सॉइल हमारे पास परमेएबल रहनी चाहिए। अगर यहां पे सॉइल हमारी परमेएबल नहीं है, मान लो कि ये सॉइल जो है यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं बताऊं, ये सॉइल क्या है, यहाँ पे सॉइल नहीं है, यहाँ पे मैंने स्टील रख दिया। अगर मैंने यहाँ पे सॉइल में स्टील रख दिया है तो ये बताओ कि स्टील में कोई भी वॉइड्स रहते हैं, नहीं रहते। तो अगर जो स्टील में वॉइड्स नहीं रहते हैं तो यहाँ से हमारा पानी फ्लो करेगा, डेफिनेटली पानी जो है फ्लो नहीं करेगा। आप अपना स्टील का गिलास ले लो, कोई भी ले लो, तो वो बाहर नहीं फ्लो करता है। क्यों नहीं फ्लो करता है, क्योंकि पोरस मीडियम नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या नहीं है, हमारे पास वॉइड्स नहीं है, इंटरकनेक्टेड वॉइड्स नहीं है, जिसकी वजह से पानी जो है हमारा फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे सैंड है,
सैंड की वजह से क्या होगा, पानी फ्लो करेगा। अभी जो पानी फ्लो करता है, कई बार क्या होता है, जो भी हमारे मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोई भी इरिगेशन के हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके पर्पज होते हैं। क्यों डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास इरिगेशन है उसको हम करते हैं, नीड पानी के इस्तेमाल करते हैं हम बहुत सारे रीजन की वजह से। तो ये सब कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब हम इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा पानी है, जनरली क्या होता है, नीचे सॉइल है, तो सॉइल की वजह से क्या है, पोरस मीडियम है, यहां से पानी क्या है, फ्लो आउट कर जाएगा, फ्लो आउट कर जाएगा, और हमारा पानी जो इससे निकल जा रहा है, यानी वो सीप कर रहा है। क्या कर रहा है, वो पानी हमारा सीप कर रहा है। तो इन जो स्ट्रक्चर होते हैं, इन स्ट्रक्चर में पानी जो हमारा सीप आउट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा वाटर के लॉसेज होते हैं, वाटर के लॉसेज होते हैं। कई बार क्या होता है, ये जो हमारा पानी है, इसका प्रेशर अगर हाई रहेगा। अच्छा, दूसरा क्या, मैंने पहले एक तो बताया क्या कि जो सॉइल है वो क्या रहनी चाहिए, परमिएबल रहनी चाहिए, ठीक है, वो क्या रहनी चाहिए, उसमें वॉइड्स होने चाहिए, वॉइड्स की वजह से क्या होता है, हमारा पानी फ्लो करता है। सेकंड ऑफ ऑल, या तो हमारे पास प्रेशर हेड होना चाहिए, प्रेशर हेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए प्रेशर हेड, जैसे कि यहां पे प्रेशर हेड है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, प्रेशर हेड बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, एलिवेशन हेड। नहीं, एलिवेशन हेड नहीं, इसके डेटम हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, डेटम हेड नहीं, डेटम हेड और एलिवेशन हेड ना एक ही बात होती है, ठीक है, ये मेरे यहां से कंफ्यूजन है। प्रेशर हेड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, हेड डिफरेंस बोलते हैं। हेड डिफरेंस मींस से किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो भी हमारा हेड डिफरेंस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेड डिफरेंस बोलते हैं। जैसे कि इसके जो हमारे पास टोटल हाई हेड है और जो हमारे पास लोअर हाई हेड है, इन दोनों के बीच में जो भी हमारे पास एलिवेशन डिफरेंस रहेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास प्रेशर हेड बोलते हैं, या फिर हेड डिफरेंस बोलते हैं। अगर ये प्रेजेंट होगा, अब मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे हमने डैम बनाया, क्या यहां पे पानी फ्लो होगा, यहां पे दोनों में, मैंने ये चीज आपको पहले भी क्लियर की है, जब तक दो उल्टे ट्रायंगल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस नहीं होगा, उसकी वजह से पानी जो है वो फ्लो नहीं करेगा। तो इस केस में पानी जो है हमारा फ्लो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हेड डिफरेंस है, हेड डिफरेंस की वजह से हमारा पानी फ्लो करेगा, यानी यहां से पानी जो है यहाँ को आ जाएगा, तो हेड डिफरेंस की वजह से हमारा पानी जो है फ्लो करता है। अब इस पानी यहाँ पे हेड डिफरेंस भी है, हेड डिफरेंस की वजह से पानी फ्लो भी कर रहा है, तो इसकी वजह से वो क्या रहा है, हमारा वाटर के लॉसेज हो रहे हैं, यानी जहां पे जितना पानी टिकना चाहिए था उतना पानी नहीं है, उससे कम है, उससे और भी ज्यादा कम होता जाएगा। अगर ये हमारा जो हेड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा। मान लो यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर लग गया कि यहां से लेकर पानी हमारा गया, अब लास्ट में हमारा पानी यहां से निकला है, लास्ट में हमारा पानी यहां से निकला है। एक जो प्रेशर है, पानी जो है सॉइल की ग्रेन्स पे एक प्रेशर लगाता है, ठीक है। अब ये प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये जो सॉइल का पार्टिकल है, मान लो ये भी इससे बाहर निकल गया, ये जो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टेड है, तो जब ये बाहर निकल रहा है हमारा पानी, तो इस साथ में सॉइल के पार्टिकल भी साथ में ले जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, पाइपिंग कॉज होगी। पाइपिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक तरह की पाइप की फॉर्मेशन होगी, और पानी जो यहाँ के सॉलिड्स है, जैसे यहाँ पे मैंने वॉइड्स बनाया ना, मान लो कि यहाँ पे भी सॉलिड्स थे, लेकिन अब सॉलिड्स वो हट चुकी है, मतलब ऐसा सोचो, इस तरह से सॉइल सॉलिड्स, ठीक है, यहां पे बीच में कोई ना कोई वॉइड्स रहा होगा। अब पानी यहां से फ्लो किया है, पानी यहां से फ्लो किया है, ठीक है। अब साथ साथ में क्या कर रहा है, वो पानी हमारा फ्लो कर रहा है, वो साथ साथ में ये वाले जो लास्ट के पार्टिकल है इनको भी हटा दे रहा है, ठीक है, ये वाले पार्टिकल जो इनको भी हटा दे रहा है, यानी ये वाला पार्टिकल हटा दिया, फिर ये वाला हटा दिया, फिर ये वाला हटा दिया, ये वाला हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, जिसकी वजह से होगा क्या, इसके ऊपर वाली सॉइल है ना ये वाली, जिससे होगा क्या, एक तरह की पाइप की फॉर्मेशन होगी। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पाइपिंग भी बोलते हैं, सॉइल इरोजन भी बोलते हैं, या कोई सैंड कंडीशन भी बोलते हैं। इसकी वजह से होगा क्या, अब ये हमारा डैम कंस्ट्रक्ट है एक सॉइल के ऊपर, यानी एक हार्श डेटा के ऊपर हमारा कंस्ट्रक्ट है, यहां पे एक खाली स्पेस हो गया, जिसकी वजह से यहां फाउंडेशन की जो सॉइल है वो क्या होगी, अनस्टेबल होगी। तो इस क्विक सैंड कंडीशन की वजह से सॉइल जो है हमारी फाउंडेशन की वो अनस्टेबल हो चुकी है, हेड का लॉस अब ज्यादा होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पाइप की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब उसको रोकने वाला, पानी को रोकने वाला कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो पानी को रोके, क्योंकि यहाँ पे तो पाइप फॉर्म होगी और पानी बिल्कुल इजिली यहाँ से फ्लो करेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे डैम फेलियर जो है देखने को मिलेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये हमारी इंट्रोडक्शन होगी है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगी। अब मैं क्या बात कर रहा था आपसे कि डेटम हेड जो है यहाँ पे अगर आप इनकी वैल्यू निकालोगे ना, जैसे वेलोसिटी हेड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो डेटम हेड के बारे में तो आपको पता लग गया, ये किस में होगी, मीटर्स में होगी। डेटम हेड किस में होगी, मीटर्स में होगी। जो प्रेशर हेड होता है, प्रेशर हेड किस तरह से निकाला जाता है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का मुझे प्रेशर हेड निकालना है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पीजोमीटर लेना है, पीजोमीटर यहाँ पे लगा देना है, उसकी वजह से एक पानी में रेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है, तो इसमें कोई ना कोई आपको रेज देखने को मिलेगा, मान लो ये हमारे को रेज देखने को मिला है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इट इज नोन एज अ प्रेशर हेड। क्या बोलेंगे इसको, प्रेशर हेड बोलेंगे। अब डेटम हेड क्या हो गया, कोई भी आपने डेटम ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने टेल डेटम ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने ये वाला पॉइंट डेटम ले लिया, तो ये क्या हो गया हमारा, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। एक रेफरेंस पॉइंट से जो भी किसी भी पॉइंट की अगर जब मैं वर्टिकल डिस्टेंस निकालूं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जेड हो जाएगा। जेड मींस टू से डेटम हेड, मींस टू से एलिवेशन हेड, यानी उस पॉइंट से लेकर ऊपर तक की कितनी डिस्टेंस है वो हमको कौन बताएगा। फॉर एग्जांपल मुझे टेल का निकालना है, तो डेटम से यहां तक टेल का होगा। अगर मुझे जेड पॉइंट का हमको क्या निकालना है, इसका हमको एलिवेशन हेड निकालना है, तो ये हमारे पास डेटम आ गया। इस डेटम से ऊपरली साइड है, तो ऊपरली साइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा प्लस साइन यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने डेटम ये नहीं माना है, मान लो आपने डेटम क्या माना है, इसको डेटम माना है, इस ए पॉइंट को आपने डेटा माना है, यानी इस वाले पॉइंट को आपने डेटा माना है, तो जब भी आप किसी का एलिवेशन हेड निकालोगे, जैसे कि टेल का एलिवेशन हेड निकालोगे, तो ये हमारे पास डेटम हो गया। ये क्या है, डेटम से नीचे है, तो नीचे है तो क्या यूज होगा, माइनस साइन होगा। डेटम से जो भी ऊपर होगा उसके लिए पॉजिटिव, जो भी उससे नीचे होगा नेगेटिव। कोई टेंशन की बात नहीं, अभी समझ नहीं आया, बाद में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, सब समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने डेटम लिया है, एलिवेशन हेड किस तरह से लिया है। पर आपको इन जनरल लग गया ना पता कि प्रेशर हेड क्या होता है, डेटम हेड क्या होता है, टेल वाटर क्या हो गया, टेल क्या हो गया,
पाइपिंग क्यों कॉज हो रही है, क्यों हो रही है पाइपिंग कॉज? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक सीपेज प्रेशर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा सॉइल सॉलिड के ऊपर प्रेशर लग रहा है और वो भी साथ में निकल रहा है। खुद तो जा ही रहा है, पानी तो बाहर जा ही रहा है टेल वाटर की तरफ, लेकिन साथ साथ में सॉइल के सॉलिड्स को भी ले जा रहा है। सीपेज क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास एक क्या है, प्रेशर हेड है हमारे पास, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हेड डिफरेंस है ना, इस हेड डिफरेंस की वजह से हमारा प्रेशर हमारा जो है पानी फ्लो कर रहा है, यानी पानी जो है सीप कर रहा है, सीप आउट कर जा रहा है यहाँ से। क्लियर हो गया? दूसरा, जब भी हम बात करते हैं सीपेज में, तो सीपेज में भी हमें क्या देखना पड़ता है, टोटल हेड देखना पड़ता है। अभी टोटल हेड जो है, टोटल हेड में 3 चीज आती है, एलिवेशन आती है, प्रेशर हेड आता है और साथ में आता है वेलोसिटी हेड, v²/2g आता है। अब जब मैंने वेलोसिटी हेड की बात की तो वेलोसिटी हेड के लिए 2 एग्जांपल लिए, एक तो सैंड का लिया, ठीक है, एक तो सैंड का लिया, दूसरा किसका लिया, क्ले का लिया। अब जब इन वैल्यूज को आप कैलकुलेट करोगे, अपने कैलसियम में डालोगे, तो आपको क्या मिलेगा कि इसकी ओवरऑल वैल्यू जो है दैट इज 10⁻⁻12, 10⁻⁻12, और जब क्ले के लिए निकालोगे तो 10⁻⁻20 है। यानी अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो हमारे पास एलिवेशन हेड आएगा या फिर डेटम हेड आएगा वो मीटर्स में आएगा, तो इसमें हमारे पास जो z प्लस पी गामा w है वो मीटर्स में है, लेकिन v²/2g जो है वो तो बहुत ज्यादा छोटा है, वो बहुत ज्यादा छोटा है इन कंपैरिजन टू मीटर्स। तो यहाँ पे वेलोसिटी को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। समझ में आया? तो टोटल हेड किसके बराबर हो गया, पीजोमेट्रिक हेड के हो गया। टोटल हेड जो है वो बराबर किसके होता है, हमारा पीजोमेट्रिक हेड के बराबर होता है। अब आप पूछोगे सर ये पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है? पीजोमेट्रिक हेड होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, अब क्या हो गया, अब यहाँ पे पॉइंट ले लिया आपने, इसका प्रेशर हेड निकाल दिया, ठीक है, यानी आपने यहाँ पे पीजोमीटर लगाया, इस पॉइंट पे आपने पीजोमीटर लगाया और आपको एक रेस देखने को मिला है, तो ये क्या हो गया, प्रेशर हेड हो गया। अब इस प्रेशर हेड की जो भी हाइट रहेगी फ्रॉम द डेटम, मान लो आपने इस पॉइंट को डेटा मान लिया, कोई भी रैंडम पॉइंट को डेटा मान लिया, तो ये हो गया हमारे पास क्या, इसकी डेटम हेड हो गया ना डेटम हेड। क्यों? इस पॉइंट से, ये हमारा डेटम है, इस पॉइंट से लेकर यहां तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो डेटम हेड है, ये चीज मैंने आपको बताई है। प्रेशर हेड क्या हो गया, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे अगर जब मैं पीजोमीटर लगाऊं, अगर इसमें कोई रेस देखने को मिलता है तो वो क्या होता है, एक तरह का हमारे पास प्रेशर हेड होता है। तो जब मैं प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड दोनों को प्लस कर देता हूं तो मुझे मिलता है पीजोमेट्रिक हेड। समझ में आया पीजोमेट्रिक हेड किस तरह से आया? तो वही चीज जो है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको अभी बताई है, वही सारी चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको दिखा रखी है। ये देखो जो भी हमारा सीपेज हो रहा है वो क्या है, वाटर का पास होना, किससे, थ्रू द सॉइल। क्यों? क्योंकि वहां पे एक हेड डिफरेंस है, यानी हाइड्रोलिक हेड है, यानी आई है, इसकी वजह से क्या होगा, हेड लॉस है डिवाइडेड बाय द लेंथ, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा पानी जो है वो फ्लो कर रहा है। ये चीज मैंने बताई है, पोरस मटेरियल होगा तो इस वजह से हो रहा है। सेकंड क्या बोल रहा है हमारे पास कि इन प्रैक्टिकल सिनेरियो सच एज अर्थ डैम, जो भी हमारे पास अर्थ डैम होता है या फिर बीनीथ जो हमारी शीट पाइल्स होती है, वाटर फ्लो इज ऑफन नॉन यूनिफॉर्म और स्ट्रिक्टली वन डायमेंशनल। और साथ में क्या लिखना है यहाँ पे, यूनी डायरेक्शनल। क्या मतलब है इस लाइन का? देखो जब भी हम बात करते हैं इन प्रैक्टिकल, आपने ध्यान दिया होगा जब भी हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल में जब भी हमारा पानी फ्लो करता है तो वो मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है, वो 2D 3D वो किसी भी फॉर्म में हमारे पास क्या कर जाता है, फ्लो करता है। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, हम क्या उसको अज्यूम करते हैं, उसे हम वन डायमेंशनल अज्यूम करते हैं। मतलब इसको इस तरह समझो, अगर जो किसी कॉलम से पानी हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये वन डायमेंशनल हो गया। या फिर हमारा जो फ्लो है, मान लो वो हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसे हमारा वन डायमेंशनल बोलेंगे। यानी एक ही कंडीशन होगी, हॉरिजॉन्टल हो सकती है या वर्टिकल हो सकती है। यूनिडायरेक्शनल मींस उसे ना तो वो कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस फ्लो जो हमारा पानी फ्लो कर रहा है, ना ही वो जिगजैग फॉर्म में फ्लो करेगा, ना ही वो रिवर्सिबल में फ्लो करेगा, सिर्फ यूनिडायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा। क्लियर हो गया? यही चीज हम आपको क्या बोली कि ये अजम्पशन है, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये मानते हैं जो हमारा फ्लो हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल है, दूसरा क्या है वो हमारा वन डायमेंशनल है, ठीक है। और ये चीज हमारी फॉलोअप कहां तक होती है, सिर्फ सीपेज एनालिसिस तक की फॉलोअप होती है। जब हम फ्लो नेट की बात करते हैं तो फ्लो नेट में वो क्या हो जाती है, 2D की फॉर्म में हो जाती है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, इन दोनों में हम बात करेंगे। किसमें? फ्लो नेट में। अभी समझ नहीं आएगा, जब हम फ्लो नेट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा सारी चीजें। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, दैट इज द टाइप्स ऑफ अ हेड इन अ फ्लूइड फ्लो। जब हमारा फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें किस तरह से हेड होते हैं। सबसे पहली बात, फ्लूइड फ्लो क्यों होता है, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि देखो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, या फिर क्या बोल दूं, हेड डिफरेंस की वजह से हमारा जो है पानी फ्लो करता है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट रहेगा तो उसकी वजह से हमारा पानी जो है वो फ्लो करता है। क्यों? कोई भी वर्टिकल कॉलम ले लो, अब नेचुरली आपने देखा होगा, अपने गमले में भी देखा होगा, जब गमले में आप पानी डालते हो तो वो जनरली क्या करता है, एक वर्टिकल डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इफेक्ट। ग्रेविटी क्या कर रही है, पुल कर रही है पानी को नीचे की तरफ, तो ये नेचुरली प्रोसेस है, तो ग्रेविटी की वजह से हमारा फ्लो होता है। सेकंड ऑफ ऑल कोई ग्रेडियंट होगा, अगर हमारे पास ऐसी ढलान है तो वहां पे पानी जो है वो नीचे की तरफ को फ्लो करता है, ग्रेडियंट की वजह से हो गया। सेकंड ऑफ ऑल सॉइल में अगर जो परमेबिलिटी है, यानी उसमें अगर जो वॉइड्स है, तभी वो हमारा पानी जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। ये भी चीज आपको मैंने क्लियर कर दी है। फोर्थ ऑफ ऑल डार्सी लॉ तो वैलिड होता ही है, जब हमारा पानी फ्लो करता है तो डार्सी लॉ तो वहां पे वैलिड होता ही है। पर सॉइल की जो परमिबिलिटी, ये चीज आपको मैंने बताई, Q = KIA, वो किस तरह से फ्लो करता है, क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको सब कुछ बताई। Q इज द डिस्चार्ज, K इज द परमिबिलिटी कोएफिशिएंट, I इज द हाइड्रोलिक हमारा ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। तो ये चीज क्या है, I क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द हेड लॉस
पर यूनिट द लेंथ। ठीक है, ये चीज मैंने आपको क्लियर की है। तो ये क्या है, फ्लो क्यों हो रहा है, ये चीज मैंने आपको बता दी कि प्रेशर हेड होगा, हेड डिफरेंस होगा, उसकी वजह से फ्लो होगा। अगर इन दोनों केस में अगर जो मैं बोलूं पानी फ्लो होगा तो बताओ पानी फ्लो होगा, नहीं होगा, क्योंकि सेम एलिवेशन पे है। अगर ये इस तरह से होंगे तो पानी फ्लो होगा, डेफिनेटली पानी फ्लो होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप इनके बेसिस पे नहीं बोल सकते कि पानी फ्लो होगा या नहीं होगा। आपको क्या बताना पड़ेगा कि टोटल हेड, अगर टोटल हेड फ्रॉम द हायर हेड से लेकर लोअर हेड, यानी टोटल हायर हेड से लेकर हमारा पानी कहां को फ्लो करता है, लोअर हेड की तरफ को मूव करता है। बस कोई पूछे फ्लो क्यों होता है तो आपको क्या बोलना है कि टोटल हाई हेड की वजह से लोअर हेड की तरफ को हमारा पानी फ्लो करता है। अब ये चीज कहां पे होती है हमारी, जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे तो उसमें वेंचुरीमीटर वगैरह होंगे तो उसमें आपको ये चीज पता लग जाएगी कि ऐसा, ये जो डेफिनेशन है वो परफेक्ट डेफिनेशन है बोलने के लिए। तो आप कभी नहीं बोलोगे कि फ्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रेशर हेड है या फिर हेड डिफरेंस है, वो तो रीजन है ही। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा पानी फ्लो किस तरफ को होता है, फ्लो हमारा पानी किस तरफ को होता है, हमारा हायर हेड से लेकर, टोटल हायर हेड से लेकर लोअर हेड की तरफ को होता है, या फिर टोटल एनर्जी, टोटल हायर एनर्जी से लेकर, टोटल हायर एनर्जी से लेकर लोअर एनर्जी की तरफ को हमारा पानी जो है वो फ्लो होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन समझ में आ गई क्यों हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस के कारण। सेकंड ऑफ ऑल परमेबिलिटी इस वजह से हो रहा है ना, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेडियंट की वजह से, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसमें यूज होने वाले सारे हेड्स कौन कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पे पर्टिकुलरली आपने वर्ड देखा होगा हेड, आपने देखा है ना, जैसे मैंने अभी बताया वेलोसिटी हेड हो गया, प्रेशर हेड हो गया। तो ये बेसिकली हेड जो है हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो हेड है ना बेसिकली ये क्या क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसका, हेड बेसिकली वो सिग्निफिकेंस मतलब उसका रेफरेंस क्या है, बेसिकली जो हमारा हेड है ना वो रिप्रेजेंट क्या करता है, हेड हमारा रिप्रेजेंट करता है दैट इज द एनर्जी पर यूनिट वेट को रिप्रेजेंट कौन करता है, हमारा हेड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हेड क्या करता है, एक तरह की जो हमारी जो भी हमारी एनर्जी होती है ना, इस एनर्जी को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या जो हमारी एनर्जी है इस एनर्जी को एक स्पेसिफिक हाइट, एक स्पेसिफिक हाइट या फिर हेड के फॉर्म में अगर जो मुझे एक्सप्रेस करना है, यानी एनर्जी को मुझे अगर जो हाइट के फॉर्म में अगर जो मुझे रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करना है, यानी अगर जो मुझे दिखाना है तो मैं इसलिए यहाँ पे हेड का इस्तेमाल करता हूँ। ये जनरली है क्या, ये ना एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पे होती है सारे प्रिंसिपल जो है ना। ये हमारा ये बर्नौलीज ने क्या दिया है हमको, इसने बनाया बर्नौलीज ने कि जो भी हमारी मैकेनिकल एनर्जी रहती है ना पानी की, वो लॉस नहीं होती है, वो क्या होती है, लॉस नहीं होती है, वो कंजर्व रहती है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लॉस को छोड़ के। तो टोटल हेड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि उसमें डेटम हेड भी होगा, उसमें प्रेशर हेड भी होगा, साथ में क्या होगा हमारे पास वेलोसिटी हेड भी होगा। क्लियर हो गया इतनी चीज। ये किसने बोला हमको, बर्नौलीज इक्वेशन ने बोला, बर्नौलीज ने बोला हमको बेसिकली कि जो एनर्जी को अगर जो मुझे स्पेसिफिक हाइट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो मैं वहां पे वर्ड क्या यूज करता हूं, हेड का इस्तेमाल करता हूं। तो एनर्जी पर यूनिट वेट को क्या रिप्रेजेंट करूंगा, मैं हेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। और ये बर्नौली क्या बोलती है, जो भी उसकी मैकेनिकल एनर्जी रहती है फ्लो की, वो जनरली क्या रहती है, कंजर्व रहती है, सिर्फ मैकेनिकल। फ्रिक्शन लॉसेस जो है वो वहां पे होते हैं जनरली, यहाँ पे हेड लॉस। ये चीज आपको क्या है, ये आपको देखने को मिलेगी कहां पे, फ्लूइड में। हम इसको अच्छे से फ्लूइड में पढ़ेंगे, बट आपको बेसिस क्या याद रखने हैं, यहाँ पे हेड लॉस वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे आपको बेसिक यही याद रखना है कि जब हम बात करें टोटल हेड की, तो टोटल हेड जनरली क्या होता है, उसमें डेटम हेड भी होता है, प्रेशर हेड भी होता है, और साथ में वेलोसिटी हेड भी होता है। लेकिन वेलोसिटी हेड जो है इन कंपैरिजन टू दिस, ये इसको क्या बोलते हैं हम, पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिक हेड बोलते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हाइड्रोलिक हेड हो गया या फिर पीजोमेट्रिक हेड हो गया। ये दो चीजें से बोलते हैं हम, Z प्लस P अपॉन गामा W क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड हो गया या फिर प्रेशर हेड हो गया। तो इन टर्म्स अगर मैं सीपेज में बात करूं, या फिर मैं बात करूं किसमें, सीपेज में बात करूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो टोटल हेड है वो किसके बराबर है, पीजोमेट्रिक हेड के बराबर है, या फिर किसके बराबर है, वो हाइड्रोलिक हेड के बराबर है, सिर्फ और सिर्फ सीपेज के केस में। क्यों, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी क्या रहती है, जनरली जीरो रहती है। इतना इंपॉर्टेंट, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब यहां पे क्या है हमारे पास, डेटम हेड। क्या है, डेटम हेड, एलिवेशन हेड, डेटम हेड क्या हो गया हमारे पास, जो भी वाटर की हाइट है फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। अब मैंने आपको बता दिया रेफरेंस लेवल क्या हो गया, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस अबव अ चूजन रेफरेंस लेवल डेटम। और जनरली क्या मानोगे आप, टेल को एज अ रेफरेंस मानोगे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होगा कि डेटम आपको क्या लेना है, तो आप टेल वाटर को ही क्या लोगे, डेटम लोगे। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। प्रेशर हेड क्या हो गया हमारे पास, प्रेशर हेड क्या हो गया, जो हमारी फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से समझो, यहाँ पे तो बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। जब मैं प्रेशर हेड की बात करता हूँ तो प्रेशर हेड आपको ऐसे सोचो कि एक तरह की क्या है, पाइप है। अब इस पाइप में क्या रहेगा, एक तरह का प्रेशर रहेगा। इस पाइप में क्या रहेगा, प्रेशर, जो हमारा पानी है, ये पानी जो है पाइप में प्रेशर लगाता है। अगर ये पाइप हमारी क्या होगी, ओपन होगी ना, तो ये पानी कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, ये कौन दिखाएगा मेरे को, प्रेशर हेड दिखाएगा। कौन दिखाएगा, प्रेशर हेड दिखाएगा। समझ में आया आपको, प्रेशर हेड क्या हो गया। और वेलोसिटी हेड क्या होगी हमारे पास, जो भी हमारा पानी मूव कर रहा है, इस पानी की कोई ना कोई क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अब इस काइनेटिक एनर्जी को अगर जो मुझे हाइट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, इट इज नोन एज अ वेलोसिटी हेड। समझ में आया, वेलोसिटी और साथ में हेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है, प्रेशर को हेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एलिवेशन को हेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी एक स्पेसिफिक हाइट के फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है, हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस, और ये सब चीजें जो है मैंने आपको बता दी, ठीक है। वेलोसिटी हेड क्या होगी सीपेज के केस में, जीरो होगी।
क्लियर हो गया इतना सा पॉइंट। हेड क्यों बोलते हैं इसको? हेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेड इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वेट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर जो वाटर है, इस वाटर को अगर जो वाटर को हम एलिवेट करके हाइट के फॉर्म में दिखाना चाहेंगे, तो मतलब ऐसे समझो कि एनर्जी को अगर मुझे हाइट के फॉर्म में दिखाना है तो मैं किस तरह से दिखाऊंगा, वो मैं वहां पे क्या यूज करूंगा, वर्ड विल बी यूज्ड एज हेड। समझ में आया हेड क्यों यहाँ पे यूज करते हैं? कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछेंगे कि जो आप काइनेटिक हेड बोलते हो, वेलोसिटी हेड बोलते हो या प्रेशर हेड बोलते हो, तो इसमें हेड का क्या मतलब है? तो आप बोलोगे कि एनर्जी पर यूनिट वेट को अगर जो मुझे हेड के फॉर्म में दिखाना है, यानी मुझे एक स्पेसिफिक हाइट के फॉर्म में दिखाना है, तो मैं वहां पे यूज करता हूँ हेड वर्ड का इस्तेमाल। समझ में आया आपको किस तरह से हो गया? तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए। वेलोसिटी हेड क्या होता है, प्रेशर हेड क्या होता है, एलिवेशन हेड क्या होता है। क्लियर हो गया? प्रेशर को हेड के फॉर्म में दिखाना है तो वहां पे प्रेशर हेड का इस्तेमाल होगा। टोटल हेड क्या हो गया, प्रेशर हेड। टोटल हेड क्या हो गया, प्रेशर हेड प्लस हमारा वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड भी बोल सकते हैं। v स्क्वायर अपॉन 2g काइनेटिक एनर्जी की तरह ही रिप्रेजेंट होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, पर एनर्जी पर यूनिट वेट के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करें, यानी एम जी के रिप्रेजेंट में करें। एम से एम कट गया तो हाफ v स्क्वायर अपॉन जी आ गया, तो वही चीज यहां पे रिप्रेजेंट की है। ठीक है, अब इसको अच्छे से, ये कहां से आया, किस तरह से आया, ये सब चीजें जो है बस आपको याद क्या रखना है, हेड इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वेट। समझ में आया? जब मैं वेलोसिटी हेड बोलूंगा तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास एनर्जी रहेगी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर है जैसे, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो गया, दैट इज एम जी। एम से एम कट गया, जी जी बच गया। समझ में आया जी? ठीक है, तो इसको जब मैं हेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, यानी एनर्जी पर यूनिट वेट। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंट्रोडक्शन में भी आपको मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया कि चैप्टर 4 में क्विक सैंड कंडीशन क्यों अप्लाई हो रही है, पाइपिंग क्यों हो रही है, क्योंकि एक प्रेशर लग रहा है, उस सीपेज प्रेशर की अब हम बात करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज द सीपेज प्रेशर। कि सीपेज प्रेशर जनरली होता क्या है और क्या है इसका मतलब। जब हम बात करते हैं सीपेज प्रेशर की ना, यहाँ पे क्या है, सीपेज प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब यहाँ पे यूज होने वाली 2 टेक्निकल टर्म्स है। पहली तो हमारे को सीपेज के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया, सीपेज प्रेशर पहली टेक्निकल टर्म है। दूसरी कौन सी हमारी, सीपेज हेड। ठीक है, अभी 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनके बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने बात की है किसकी, अभी हमने बात की है सीपेज की, कि सीपेज किस तरह से होता है, फ्लो किस तरह से होता है, और ये चीज जो है मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। राइट, नेक्स्ट हमारी क्या आती है, सीपेज हेड। सीपेज प्रेशर से पहले हम क्या करते हैं, सीपेज हेड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है डेफिनेशन लिखी हुई हमारी सीपेज हेड की। बेसिकली जो हमारे सीपेज हेड है ना, जब भी देखो हमारा पानी जो है वो फ्लो करता है किसी भी सॉइल के थ्रू, तो आपको एक चीज तो मालूम है कि वो हमेशा कहां से करेगा, वो हाई हेड से लेकर उसकी डायरेक्शन क्या होगी सीपेज की, हाई हेड से लेकर हमारी कहां को जाएगी, लो हेड की तरफ को जाएगी, लो हेड की तरफ को जाएगी। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा डार्सी लॉ में भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारा ये डैम है और डैम के पिछली तरफ अगर यहाँ पे मैं बोलूं, मान लो हाइट है 10 मीटर और इसकी दूसरी तरफ यानी सीपेज एग्जिट की तरफ इसकी हाइट है 2 मीटर। तो अगर इस ओवरऑल डायग्राम में आपको सीपेज हेड बताना है, तो सीपेज हेड क्या होता है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का जो टोटल डिफरेंस होता है ना, उसको हम टोटल हाइड्रोलिक डिफरेंस जो होता है उसी को हम सीपेज हेड बोलते हैं। तो सीपेज हेड क्या हो जाएगा, 10 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 8 मीटर। अब ये 8 मीटर क्या बता रहा है, इसका ये मतलब है जो हमारा 8 मीटर है, 8 मीटर की जो हमारा एनर्जी डिफरेंस है, जो हमारे पानी को सीप करने में क्या करेगा, मदद करेगा। अब इस 8 डिफरेंस की वजह से ही हमारा क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। अब ये टेक्निकल टर्म आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको और ज्यादा क्लियर करके यहां पे लिखा गया है, सीपेज हेड जनरली है क्या, इट इज द डिफरेंस इन द टोटल हाइड्रोलिक हेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट क्या है, 2 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जब अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी आपको 2 पॉइंट्स लेना है। जैसे सीपेज हेड आएगा, दिमाग में क्या याद रखना है कि 2 पॉइंट्स के बीच में ही सीपेज हेड निकलता है। समझ में आया? किसी भी पोरस मीडियम में जो ड्राइव करेगा फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सॉइल। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है हमको कि जो हमारा सीपेज हेड है, इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर डिफरेंस है जो सीपेज फ्लो को ड्राइव करता है, जो भी हमारा प्रेशर डिफरेंस है, जैसे 8 प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया, 8 मीटर आ गया, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारा क्या हो रहा है, फ्लो को ड्राइव कर रहा है। और जो इसकी डायरेक्शन है, ये हमारे पानी की फ्लूइड की जो हमारी डायरेक्शन है, वो कैसे डिसाइड हो रही है हमारी, कि सीपेज हेड हमारा पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। जो नेगेटिव आएगा तो हमारी उल्टी साइड को होगी, पॉजिटिव आएगा तो हमारी इस साइड को होगी। ये चीज जो है आपको क्लियर हो चुकी है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियर हो गया। तो सीपेज हेड को क्लियर हो गया क्या है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 हाइड्रोलिक हेड बिटवीन द एनी 2 पॉइंट्स इन द पोरस मीडियम, जो ड्राइव करता है हमारे फ्लो ऑफ वाटर को किसी भी सॉइल के थ्रू। ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, हेड लॉस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स में अगर मुझे हेड लॉस फाइंड आउट करने हैं तो मैं क्या बोलूंगा, वो सीपेज हेड भी हो गया, हेड लॉस भी हो गया। समझ में आया आपको? ठीक है, अब मुझे सीपेज हेड फाइंड आउट करना है किसी भी 2 पॉइंट का, तो मैं कैसे करूंगा, H1 - H2, जहां पे H1 क्या है, पॉइंट नंबर A का जो हाइड्रोलिक हेड है, और पॉइंट नंबर B का जो भी हाइड्रोलिक हेड है, इन दोनों को इससे माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइड्रोलिक हेड आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब हम सीपेज की स्टडी करते हैं ना, तो टोटल हेड क्या होता है, दैट इज द पीजोमेट्रिक हेड। तो डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड पीजोमेट्रिक हेड होता है, और पीजोमेट्रिक हेड को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक हेड भी बोलते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखने कि हाइड्रोलिक हेड एट अ पॉइंट A मींस टू से टोटल हेड एट अ पॉइंट A, हाइड्रोलिक हेड एट अ पॉइंट B मींस टू से टोटल हेड एट पॉइंट B। समझ में आया ये पॉइंट, ये सीपेज हेड क्या होता है, ये टेक्निकल टर्म आपको क्लियर होगी। अच्छा,
जब हम सीपेज हेड पढ़ते हैं ना तो साथ में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कैसे कि मैं बोलूं, अभी हमने बात की किसकी, डेटम हेड की मैंने बात की, अभी मैंने क्या बोला कि प्रेशर हेड कैसे फाइंड आउट करने हैं, इन सब के बारे में मैंने बात की। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्वेश्चन अगर जब आपको ये बोल रहा है कि टोटल हेड फाइंड आउट करो किसी भी एक जनरल पॉइंट का, तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए कुछ तो रूल्स होगा, कुछ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हमको ध्यान में रखने होंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, और ऐसे रूल्स जिनसे कि आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, कहीं पे भी टोटल हेड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब जब ये मैंने पूरा सेक्शन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको 3-4 चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात, हमें टोटल हेड फाइंड आउट करना है किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट का या फिर कोई भी एनी पॉइंट के लिए। हमें अगर जो टोटल हेड फाइंड आउट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल हेड बेसिकली होता क्या है। उसमें एक जेड आता है, उसमें एक आता है प्रेशर हेड, ठीक है, एक तो आता है प्रेशर हेड, एक होता है हमारा डेटम, ठीक है। अब सी पॉइंट के लिए जब भी आपको टोटल हेड फाइंड आउट करना पड़ेगा तो मुझे चाहिए डेटम। डेटम आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। डेटम क्या होता है, जो भी आपने डेटम अज्यूम, डेटम बेसिकली है क्या, कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लो, कोई भी अज्यूम पॉइंट ले लो जहां पे उसको डेटम मान लो। आप सॉइल के एग्जिट पॉइंट को भी ले सकते हो, एंट्री पॉइंट को भी ले सकते हो, टॉप पॉइंट को भी ले सकते हो, और बी एज अ टेल वाटर टेबल लेवल को भी ले सकते हो। इतनी चीज क्लियर होगी आपको डेटम से रिलेटेड। तो फॉर एग्जांपल इस पूरे सेक्शन में अगर जब मैंने कोई डेटम मानना है, उसके कन्वीनियंस होते हैं। अब वो कन्वीनियंस क्या होंगे आपको यहीं पता लग जाएगा। जब भी मैंने बी को एज अ डेटम की तरह एक्ट किया है, मतलब इसको मैंने एज अ डेटम लिया है, तो अब मैं सारी की सारी कैलकुलेशन कहां से करूंगा, डेटम से करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंट्री पॉइंट जो कि ये वाला पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट जो कि हमारा ये वाला पॉइंट है। अभी एंट्री किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे, पानी जब सॉइल के अंदर एंटर कर रहा है, सॉइल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वहां से हमारी एंटर करके एग्जिट कहां से कर रहा है, इस पॉइंट से एग्जिट कर रहा है। तो एंट्री क्या हो गया, ए डैश इज द एंट्री पॉइंट, बी डैश इज द एग्जिट पॉइंट। समझ में आया। अब मुझे एंट्री और एग्जिट दोनों का डेटम फाइंड आउट करना है। अगर जो मुझे बी पॉइंट का डेटम, अगर जो मुझे एग्जिट बी डैश का पॉइंट का मुझे डेटम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, डेटम जनरली क्या होता है, एक वर्टिकल डिस्टेंस होती है ना। तो यहां से लेकर एग्जिट से लेकर इस पॉइंट तक हमारा डेटम हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसको अगर जब मैं बोलूं इट इज अ माइनस, अच्छा दूसरा डेटम के बारे में मैंने क्या बताया था कि डेटम से जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये उल्टा ट्रायंगल हमारा डेटम से ऊपर लाई कर रहा है, तो ये ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस जेड ए, ठीक है। और मान लो हमारा उल्टा ट्रायंगल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट विल बी माइनस जेड बी। क्लियर हो गया। तो डेटम के ऊपर वाला पॉइंट पॉजिटिव में होगा, डेटम के नीचे वाला पॉइंट नेगेटिव में होगा। वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। हमारे पास ये डेटम है और हमारी सॉइल जो है वो डेटम से नीचे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट विल बी माइनस जेड बी डैश। क्लियर हो गया। डेटम किस तरह से फाइंड आउट किया। इसी तरह से एग्जिट पॉइंट का भी जो मुझे डेटम फाइंड आउट करना है, तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस जेड ए डैश। ठीक है, जेड क्यों लिखा, क्योंकि डेटम के लिए हम जेड लिखते हैं। समझ में आया आपको। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डेटम तो हमको पता लग गया, एग्जिट का भी लग गया पता, एंट्री का भी हमको पता लग गया। और अगर जो सेक्शन सी का मुझे डेटम फाइंड आउट करना है, तो डेटा डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक की जितनी भी डिस्टेंस रहेगी, इसके पॉइंट से लेकर यहां तक की जितनी भी डिस्टेंस रहेगी, वो डेटम हो जाएगा। अब डेटम से वो नीचे है, तो यहाँ पे डेटम हेड क्या हो जाएगा, माइनस जेड सी। क्लियर हो गया, डेटम किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब बात आती है प्रेशर हेड की। प्रेशर हेड को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, हर एक पॉइंट पे पीजोमीटर लगाना पड़ता है, और पीजोमीटर में जितना भी रेज होगा वही हमारा क्या होगा, प्रेशर हेड होगा। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 2 पीजोमीटर है। अब इन दोनों पीजोमीटर को मैं क्या करता हूँ, एग्जिट पे भी लगाता हूँ, एंट्री पे भी लगाता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से उठाया, ठीक है, इसको मैंने यहां से उठाया और इसको मैंने कहां लगा दिया, यहां पे एग्जिट पे मैंने एक क्या लगा दिया, पीजोमीटर लगा दिया। और इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, एंट्री पे हमने पीजोमीटर लगा दिया, और इसी तरह से हम एग्जिट में भी पीजोमीटर लगा देंगे। ठीक है, अब मुझे प्रेशर हेड की वैल्यूज भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों में क्या लगा दिया, पीजोमीटर लगा दिया। अब समझ में आया क्या हो गया। अब जितना भी यहां से लेकर यहां तक रेज करेगा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे रेज कितना करेगा। ठीक है, अगर इन दोनों में रेज का पता होगा तभी हम बता पाएंगे कि प्रेशर हेड कितना होगा, उसी की हम वो बात करेंगे। तो जब मैं एंट्री पॉइंट में लगा रहा हूं, तो मुझे बताओ कि एंट्री में कहां तक रेज करेगा, बताओ। क्या यहां तक रेज करा दे, क्या यहां तक रेज करा दे, क्या इसको मैं यहां तक रेज करा दूं, नहीं, कहां तक रेज कराना है। तो जब भी आपको एंट्री साइड आपको देखना है कि प्रेशर हेड कितना रेज करेगा पीजोमीटर में, तो एंट्री साइड का उल्टा ट्रायंगल देखना है। ठीक है, समझ में आया। एंट्री साइड का उल्टा ट्रायंगल देखना है। एक और बार फिर से बोल देता हूं, जब भी आपको एंट्री का प्रेशर हेड निकालना है, यानी P अपॉन गामा W निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप पीजोमीटर उठाओगे और आप क्या करोगे, एंट्री पे क्या लगाओगे, पीजोमीटर लगाओगे। और जो उल्टा ट्रायंगल होगा एंट्री साइड की बात करें ना, तो एंट्री साइड का जो भी उल्टा ट्रायंगल होगा वहीं तक हमारा क्या करेगा, रेज करेगा पानी का लेवल। यहां तक हमारा पानी का लेवल रेज करेगा, और यही क्या होगा, हमारा प्रेशर हेड होगा। इट विल बी प्रेशर हेड फॉर द P अपॉन गामा W। हमारे लिए किसके लिए होगा, ये एंट्री के लिए। तो एंट्री का भी हमको प्रेशर हेड मिल गया। ठीक है, दूसरा, जब हम पीजोमीटर लगाएंगे एग्जिट पे, तो हमें देखना क्या है, हमें एंट्री साइड देखना पड़ेगा उल्टा ट्रायंगल, या फिर एग्जिट साइड उल्टा ट्रायंगल देखना पड़ेगा। देखो, पानी यहां से आया, यहां से लेकर यहां तक गया, और यहां से लेकर यहां तक जाने में उसे तो कोई ना कोई हिंड्रेंस को ओवरकम करना पड़ेगा, यानी जो सॉइल है, सॉइल को हिंड्रेंस को ओवरकम करना पड़ेगा, और एक पर्टिकुलर लेंथ को उसे कवर अप करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से वहां पे क्या देखने को मिलेगा, एक हेड लॉस देखने को मिलेगा। हेड लॉस आपको देखने को मिलेगा ओवर अ पर्टिकुलर लेंथ। अब वो लेंथ कौन सी है, जो भी हमारी, देखो इसको मैं यहां पे बताता हूं। जब भी हमारा पानी यहां से फ्लो करता है, किसी भी, मान लो कि यहां से हमारा पानी, सबसे पहली बात, क्या पानी तब फ्लो करेगा जब यहां पे देखो पानी यहां तक फिल है और पानी यहां तक फिल है। अब मुझे बताओ, क्या पानी यहां से लेकर यहां तक जाएगा,
बताओ मुझे, नहीं जाएगा, डेफिनेटली नहीं जाएगा। जब तक कोई भी हेड लॉस नहीं होता है तब तक पानी क्या नहीं करता है, हमारा मूव नहीं करता है। इतनी चीज क्लियर होगी। अब अगर पानी यहां तक है, फॉर एग्जांपल यहां तक है और दूसरा पानी जो है वो यहां तक है, ठीक है, तब यहां पे हमारा पानी फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि वहां पे हेड लॉस आपको है, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है हमारे पास, हेड लॉस। हेड लॉस यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी वजह से पानी क्या करेगा, फ्लो करेगा। अगर जो हेड डिफरेंस नहीं होगा तो पानी फ्लो नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जब भी हमारा पानी जा रहा है, दूसरा क्या है, यहाँ पे डेटम है। अब डेटम को रेफरेंस हम क्यों लेते हैं अभी पता लग जाएगा, लेकिन हम डेटम को हमको अज्यूम करना पड़ता है, डिफरेंट पॉइंट्स पे अज्यूम करना पड़ता है। यहाँ पे भी अज्यूम कर सकते हो आप, यहाँ पे भी अज्यूम कर सकते हो, कहीं पे भी आप इसके सॉइल के बेस पे भी अज्यूम कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आप कहाँ पे भी करो। लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम क्या लेते हैं, टेल वाटर टेबल पे ही हम क्या लेते हैं, डेटम लेते हैं। और डेटम से जो भी कैलकुलेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल एग्जिट, यहाँ पे एंट्री है और यहाँ पे क्या है, इट इज द एग्जिट। अब जब इन दोनों के डेटम निकालूंगा तो आपको पता है कि नेगेटिव आएगा, वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब पानी यहां से लेकर यहां तक फ्लो करेगा, तो जब हम हेड लॉस की बात करेंगे, जब हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात करेंगे, तो आई क्या होता है, दैट इज द हेड लॉस डिवाइडेड बाय द पर यूनिट लेंथ, है ना। अब ये लेंथ कौन सी होती है, जहां से हमारा पानी जा रहा है, जिस भी फ्लो पाथ से हमारा पानी जा रहा है, जो भी हमारी लेंथ है ऑफ द सॉइल, दिस विल बी द लेंथ। क्लियर हो गया। अब इसी को ही मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको ग्रेडियंट में दिखा दिया, ठीक है, थोड़ा सा इंक्लाइन में दिखा दिया। तो इस टाइम पे जो हमारी लेंथ होगी वो कौन सी होगी, आई पे यूज होने वाली लेंथ कौन सी होगी, हेड लॉस। क्या यहाँ पे एल होगी या फिर जेड होगी, बताओ मुझे, यहाँ पे जेड होगी या फिर एल होगी, बताओ। तो डेफिनेटली कौन सी होगी, जेड होगी, नॉट एल होगी। सारी हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। आपको बस ये याद रखना है कि जो हेड लॉस है वो ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, हेड लॉस मींस उसे जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मींस उसे जो हेड लॉस हो रहा है हमारा ड्यू टू द पानी जब फ्लो किया किस पे, एक सर्टेन लेंथ पे। वो सर्टेन लेंथ कौन सी है, जेड इज द सर्टेन लेंथ, इस लेंथ पे वो मूव कर रहा है। क्लियर हो गया, इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री से लेकर सी पॉइंट का हमारा डिस्टेंस, मान लो मैं इसको L1 मानता हूं, एंट्री ये इस इंटरमीडिएट पॉइंट से लेकर एग्जिट तक का डिस्टेंस यानी L2। क्लियर हो गया। ये दोनों चीजें अभी आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा क्यों लिखी है मैंने ये। सेकंड ऑफ ऑल, हेड लॉस के बारे में आपको पता लग गया, तो यहां पे हेड लॉस क्या हो जाएगा, HL विल बी इक्वल्स टू, हेड लॉस क्या होगा, टोटल हेड एट पॉइंट ए माइनस टोटल हेड एट पॉइंट बी। यानी मुझे यहां का भी टोटल हेड फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहां का भी टोटल हेड मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी मुझे क्या मिलेगा, हेड लॉस मिलेगा। समझ में आया दोनों पॉइंट, ठीक है। अब जब मैंने पीजोमीटर यहां पे एग्जिट पे लगाया, तो पीजोमीटर कहां तक रेज करेगा, जब भी आप एग्जिट का देखोगे तो कहां देखोगे, एग्जिट का उल्टा ट्रायंगल। जब एंट्री का देखोगे तो क्या बोलोगे, एंट्री का उल्टा ट्रायंगल। तो वहीं तक पानी रेज करेगा जहां तक हमारा एग्जिट का उल्टा ट्रायंगल है। तो यहीं तक हमारा पानी क्या करेगा, रेज करेगा पीजोमीटर में, और यही क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर हेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर हेड हो जाएगा, दैट इज P गामा W। क्लियर हो गया इतना दोनों पॉइंट, ठीक है। और पीजोमीटर हेड क्या होता है, हमारे पता है कि टोटल हेड जब हम सीपेज में देखते हैं वही बराबर किसके होता है, हमारा पीजोमेट्रिक हेड के बराबर होता है। यानी जो हमारा डेटम है प्लस द हमारा प्रेशर हेड है। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, जो भी प्रेशर हेड है वो क्या है, यहां से लेकर मतलब यहां तक है ना, और ये क्या है, हमारा डेटम है। तो जब हम इन दोनों को एड अप करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगा, डेटम, और ये हट जाएगा तो हमें मिलेगा सिर्फ प्रेशर हेड की डिस्टेंस फ्रॉम द डेटम। और यही क्या होता है, पीजोमीटर की डेफिनेशन होती है। ये चीज आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, बस मैं आपको और ज्यादा क्रिस्प कर रहा हूं उसमें। अब सेकंड ऑफ ऑल, जब मैं सेक्शन सी की बात करूंगा तो मुझे यहां पे भी क्या लगाना पड़ेगा, पीजोमीटर लगाना पड़ेगा, है ना। तो पीजोमीटर आगे जब मैं यहां पे लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक पीजोमीटर लगा दिया, तो बताओ यहां पे रेज कितना करेगा, बताओ सेक्शन सी पे रेज कितना करेगा। क्या हम यहां तक रेज कर दें, बताओ, क्या हम यहां तक रेज कर दें, यहां तक हम इसको रेज कर दें, क्या हम इसको यहां तक रेज कर दें, क्या हम इसको यहां तक रेज कर दें, क्या हम इसको यहां तक रेज कर दें, बताओ। तो ये चीज जो है वो हमें नहीं पता हम कहां तक रेज करेंगे, ठीक है। और अगर जो मैं ग्राफिकल मेथड से बताऊं तो यहाँ पे HGL होता है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे ड्रॉ करके ये बता सकते हैं कि यहां तक हमें रेज करना चाहिए प्रेशर। लेकिन हम ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, एनालिटिकल मेथड चाहिए, जिससे हमें पता लग सके एक्चुअल में वैल्यू हमारी प्रेशर की क्या आती है। तो इस पूरे सिनेरियो में हमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सेक्शन सी का प्रेशर हेड नहीं मिल पाता है। तो सेक्शन सी का अगर मुझे प्रेशर हेड फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको आप हमेशा ध्यान में रखोगे, तभी आपको आंसर जो है पता लग जाएगा, ठीक है। तभी आप यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट पे टोटल हेड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें प्रेशर हेड भी चाहिए, डेटम भी चाहिए। डेटम तो मिल गया लेकिन प्रेशर हेड तो है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि टोटल हेड एट सेक्शन सी से अगर जब मैं माइनस करूं डेटम हेड को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रेशर हेड मिल जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल हेड एट सी चाहिए। तो टोटल हेड एट सी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा और छोटा कर देता हूं और यहीं पे मैं सारे रूल्स लिखता हूं। अब ऐसे रूल्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए, प्रेशर हेड को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया है, सी हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, वी हैव टेकन सी ओवर हियर, वी हैव टेकन सी ओवर हियर, ठीक है। अब मुझे प्रेशर हेड फाइंड आउट करना है, इसके लिए तो सबसे पहले आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है कि जब मैं एंट्री की बात करूंगा तो एंट्री पे क्या देखना है आपको, एंट्री साइड का उल्टा ट्रायंगल देखना है। क्या बोलोगे, एंट्री साइड का उल्टा ट्रायंगल हमें वहां पे देखना है, ठीक है। एंट्री साइड पे एंट्री का उल्टा ट्रायंगल, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड क्या हो गया, जब हम एग्जिट को देखेंगे, किसके लिए बोल रहा हूं ये बोल रहा हूं मैं प्रेशर हेड के लिए, दिस इज फॉर द प्रेशर हेड। क्लियर हो गया, एग्जिट का भी और एंट्री का भी।
किस तरह से फाइंड आउट करना है मैंने यहाँ पे बता दिया। एग्जिट पे एग्जिट साइड उल्टा ट्रायंगल, एग्जिट साइड उल्टा ट्रायंगल, यहीं से हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। डेटम हाइट तो वर्टिकल हाइट होती है, जो भी वर्टिकल हाइट है, ठीक है, इंक्लाइन हाइट नहीं, कोई और हाइट नहीं है, वर्टिकल हाइट है, इंपॉर्टेंट है, समझ लेना है, ठीक है। थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज द आई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास, दैट इज एच अपॉन, यहाँ पे हमने यूज क्या किया है, जेड यूज किया है। क्लियर हो गया, जेड क्योंकि ये इस तरह से आया है, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो इसको, ये किसके लिए, दिस इज द हेड लॉस, ठीक है, इसको और अच्छे से लिख देता हूं, हेड लॉस पर यूनिट द लेंथ ऑफ द फ्लो, ठीक है, समझ में आया। आई क्या है हमारे पास यहाँ पे, अभी ये केस कौन सा है, हमारी सॉइल चेंज हो रही है क्या, यहाँ पे सॉइल चेंज नहीं हो रही है, तो सॉइल हमारी क्या है, स्ट्रैटिफाइड इक्वेशन, यहाँ पे आई जो है हमारी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि हमारी जो सॉइल है वो क्या है, सॉइल इज सेम, ठीक है। हमारा आई डिफरेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हेड लॉस डिफरेंट होगा कौन सी उस सॉइल में, जहां पे हमको यहां से फ्लो देखने को मिलेगा। स्ट्रैटिफाइड सॉइल के केसेस जो मैंने आपको पढ़ाए थे ना, वो यहां पे भी इंप्लीमेंट होंगे। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, अभी हमने ये वाला केस यूज नहीं किया है जहां पे हमें क्या करना पड़े कि हमें आई जो है डिफरेंट है, यहाँ पे आई क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये एक ही सॉइल थी, इसलिए आई क्या है यहाँ पे सेम है। फोर्थ वन क्या है हमारे, फोर्थ वन इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं हेड लॉस बोलूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड लॉस इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय द लेंथ, ठीक है, आई मल्टीप्लाई बाय द लेंथ। अब ये क्यों लिखा मैंने, देखो जब भी हमें हेड लॉस फाइंड आउट करना है ना, हेड लॉस फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय द लेंथ, ठीक है, समझ में आया आपको। अब जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे हेड लॉस की, ठीक है, अब मुझे बताओ जो हेड लॉस होगा एट सेक्शन सी, वो ज्यादा होगा या कम होगा फ्रॉम द एंट्री पॉइंट, या फिर वो कम होगा या ज्यादा होगा फ्रॉम द एग्जिट पॉइंट। मेरा बोलने का क्या मतलब है कि फ्रॉम द, अगर मैं यहाँ पे बोलूं हेड लॉस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम एग्जिट, वो बड़ा होगा या छोटा होगा, ये मुझे बताओ। दूसरा हेड लॉस ऑफ सी फ्रॉम एंट्री, ठीक है, समझ में आया आपको क्या बोला मैंने यहाँ पे। अच्छा, अब आपको अगर जिसका आंसर मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो यहाँ पे देख लो। जब हम फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे बताओ कितना हेड लॉस है, एंट्री पॉइंट में कितना हेड लॉस है बताओ, जीरो, यहां पे कोई हेड लॉस ही नहीं है। अभी पानी जो है वो पानी से ही फ्लो कर रहा है, अभी सॉइल से फ्लो तो नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ सेक्शन बाद यानी सी पॉइंट पे अगर जब मैं हेड लॉस देखूं तो वन का हेड लॉस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम कौन सा होगा हमारे पास, सबसे कम हेड लॉस होगा हमारा वन का, तो सबसे कम हमारा हेड लॉस वन का होगा। फिर उसके बाद किसका हेड लॉस आएगा, सी का हेड लॉस आएगा, यानी हेड लॉस ऑफ पॉइंट सी जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हेड लॉस ऑफ सेक्शन सी, और फिर आएगा हेड लॉस ऑफ सेक्शन एग्जिट। तो एग्जिट का सबसे ज्यादा हेड लॉस होगा, वो चीज आपको देखने को मिल रही है। सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा, यही है ना, एग्जिट का, एग्जिट वाला हेड लॉस, क्योंकि इतना डिस्टेंस कवर अप कर चुका है पानी और इतने सारे हर्डल्स को कंप्लीट करके वो यहां तक पहुंचा है। वो अभी थोड़े से हर्डल को कंप्लीट करके सी तक पहुंचा है, और वो बिल्कुल भी कोई भी हर्डल कंप्लीट ना करके एंट्री पे पहुंचा है। तो आपको ये चीज पता है कि अगर जब मैं हेड लॉस को देखूं, सी पॉइंट पे देखूं, एग्जिट से देखूं, तो वो क्या होगा हमेशा, जब मैं एग्जिट से देखूंगा तो उस केस में वो क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। हेड लॉस एट सी जो है वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू हेड लॉस एट दिस पॉइंट, यानी कहां पे, एट द एग्जिट पॉइंट। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, जब भी हम बात करेंगे फ्रॉम, देखो जब भी हमारा पानी किस तरह से फ्लो कर रहा है, हमारा पानी फ्लो कर रहा है ए डैश से लेकर बी डैश तक, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लो हमारा जिस साइड को भी है, तो फ्लो हमारा कहां से हो रहा है, ए डैश से लेकर बी डैश को हो रहा है, यानी दिस डायरेक्शन में हमारा फ्लो हो रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या बोलूंगा मैं, अगर फ्लो हमारा ए से लेकर सी को जा रहा है, अगर हमारा फ्लो क्या हो रहा है, इसको मैं उल्टा कर देता हूं, यहां पे एग्जिट नहीं, यहां पे एंट्री लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे एंट्री लिख देता हूं और यहां पे एग्जिट लिख देता हूं। अगर जब मैं कहां से देख रहा हूं, फ्रॉम पॉइंट ए से लेकर ए टू सी, क्यों देख रहा हूं, क्योंकि हमारा पानी इसी तरफ को फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हेड लॉस क्या हो जाएगा, हेड लॉस विल बी इक्वल्स टू जो भी इसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है मल्टीप्लाई बाय जो भी इसकी लेंथ होगी, ए से लेकर सी तक कौन सी लेंथ है हमारे पास, L1 है, तो यहां पे कौन सी यूज होगी, L1 का यूज होगा। क्लियर हो गया। जैसे हेड लॉस क्या होता है, आई इंटू लेंथ होता है ना, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है, यहां पे लेंथ की जगह आप क्या लिख देना, इट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ। हेड लॉस क्या हो गया, आई इंटू द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ। आई क्या हो गया हमारे पास, जो भी हमारा हेड लॉस हुआ फ्रॉम द पॉइंट ए टू लेकर सी तक, वो हमारे को आई शो करेगा, और किस डिस्टेंस पे, कौन सी वाली डिस्टेंस पे यूज हुआ है, L1 पे यूज हुआ है। क्लियर हो गया, L1 पे, सॉरी जो हम यहाँ पे आई की बात करेंगे ना, आई जो है यहाँ पे, देखो मैं आपको यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आई जो है वो इन जनरल है, मतलब आप अगर जो हेड लॉस देख रहे हो फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, तो आप क्या बोल रहे हो, सबसे पहली बात हेड लॉस कितना हुआ, HL, कहां से लेकर कहां तक, कौन से दो पॉइंट के बीच हेड लॉस हुआ है, फ्रॉम पॉइंट एंट्री से लेकर एग्जिट तक। आई क्या हो गया हमारे पास, एग्जिट का एंट्री का उल्टा ट्रायंगल, एंट्री का उल्टा ट्रायंगल माइनस एग्जिट का उल्टा ट्रायंगल, क्या है हमारे पास, आई की वैल्यू है। अब यहां पे ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि आई की मैं बात करूं तो आपको क्या पता है, आई इज द हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, है ना। अब मैंने बोला कि फ्रॉम ए टू सी, अगर मैं ए टू सी बोल रहा हूं ना, तो आई जो है वो
वो यही रहेगा, वो ए से लेकर बी वाला ही रहेगा। आप ऐसे मत समझना कि आई जो है वो ए से लेकर सी वाला देखना पड़ेगा, आपको नहीं देखना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा। आपको अगर आई देखना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों उल्टे ट्रायंगल देखो। सबसे पहली बात, दोनों उल्टे ट्रायंगल देखो। अब ये बोले कि ये दोनों उल्टे ट्रायंगल में कितना, ये जो हमारा हाइड्रोलिक लेंथ है, सॉरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, वो आई है, आई विल बी इक्वल टू हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। और लेंथ कौन सी लोगे, पूरी वाली लेंथ लोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर जब मैं देखूं ए से लेकर सी तक, तो आप क्या लिखोगे, हेड लॉस, यहाँ पे क्या लिखा है आपने, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय L1। अब इसको मैं और इलेबोरेट करके लिखता हूं, HL अपॉन द लेंथ। HL तो HL ही रहा है ना, हेड लॉस है। कौन सा वाला हेड लॉस है, ये हमारा दोनों उल्टे ट्रायंगल वाला हेड लॉस है, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया है। लेंथ कौन सी रहेगी, लेंथ रहेगी Z, समझे, लेंथ कौन सी रहेगी, Z रहेगी। और यहां पे L1 कौन सा रहेगा हमारे पास, जो कि A से लेकर C तक है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैं दोबारा से बताता हूं आपको, ठीक है। जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी, किसी भी 2 पॉइंट के लिए हम हेड लॉस देख रहे हैं, ठीक है, ए से लेकर सी तक हेड लॉस देख रहे हैं, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि जब आई हम यूज करेंगे तो जब इसके हम डिनोमिनेटर में लेंथ का यूज करेंगे तो यहां पे भी हम L1 लिखेंगे। नहीं लिखना है आपको L1, क्यों, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, हेड लॉस कितना हुआ ड्यू टू, देखो ये हेड लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि एक लेंथ थी जिसके थ्रू जो है पानी को मूव करना पड़ा है, और उस लेंथ में क्या है, सॉइल है, तो वहां पे हेड लॉस हुआ है, तो ये पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी। लेकिन मल्टीप्लाई किससे होगा, वो वाली लेंथ से जो हम 2 पॉइंट के बीच में देख रहे हैं, ए से लेकर सी तक। समझ में आया। अब मैं इसको और क्लैरिफाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन सबको मैं मिटाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको रहने देते हैं, यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, या फिर इसको यहाँ पे रख लो, इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में लिख देना, ठीक है। तो आई इंटू लेंथ हो गया, ये हो गया। दूसरा, जब मैं सी टू ए देखूंगा ना, तो सी टू ए भी क्या हो जाएगा, जो भी हम सर्टेन डिस्टेंस देख रहे हैं, जैसे सी से लेकर ए को, सी से लेकर बी को देख रहे हैं, ठीक है। सी से लेकर ए को क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि फ्लो हमारा उल्टा नहीं हो रहा है, नीचे को हो रहा है। मैंने ए लिख दिया था ना यहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ। सी से लेकर बी डैश को देख रहे हैं, अगर एग्जिट को देख रहे हैं, तो हमारे को क्या पता है कि हेड लॉस विल बी इक्वल्स टू आई इंटू द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ। कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सी यहाँ पे, L2 है, L2। समझ में आया आपको जो भी मैंने यहाँ पे बताया। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, कुछ नहीं, आपको मैं दोबारा से बताता हूँ। एंट्री पे एंट्री वाला उल्टा ट्रायंगल, एग्जिट पे एग्जिट वाला उल्टा ट्रायंगल। क्लियर हो गया। आई क्या होता है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। जो आपने यहाँ पे आई निकाली है ना, आई की वैल्यू वो यहाँ पे डालनी है। समझ में आया कैसे निकालते हैं आई, दैट इज द, दोनों उल्टे ट्रायंगल का डिफरेंस देखना है, जिस भी लेंथ पे वो मूव कर रहा है उससे हमको आई की वैल्यू पता लग जाएगी। समझ में आया। क्वेश्चन देगा आई तो वो क्वेश्चन वाली लिखना है, अदरवाइज खुद फाइंड आउट करने के लिए दोनों उल्टे ट्रायंगल का डिफरेंस लेना है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, लेंथ आएगी। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि जिस भी पॉइंट के लिए देख रहे हैं, जैसे कि अगर जब मैं हेड लॉस देख रहा हूं तो दैट विल बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय द लेंथ। अगर जब मैं सेक्शन ए से लेकर सी को देख रहा हूं, सी से लेकर बी को देख रहा हूं, बाकी और किसी में जरूरत नहीं होती, सिर्फ इस सेक्शन के लिए यूज होता है, सी के लिए यूज होता है। तो जब ए टू सी देखूंगा तो मुझे क्या लिखना है, आई मल्टीप्लाई बाय द L1। L1 क्या हो गया, ए से लेकर सी का डिस्टेंस। आई क्या हो गया, अभी आपने वैल्यू निकाली है थर्ड की। क्लियर हो गया। अगर ये दोनों, अभी मैं बताता हूं, और ये 2 इंपॉर्टेंट है, जब आप सी से लेकर बी को देखोगे तो वहां पे कौन सा यूज होगा, आई इंटू L2। अब आप पूछोगे सर ये ऐसे क्यों बता रहे हो, आप इस तरह से क्यों बता रहे हो। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो मैं बताता हूं, ठीक है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब मैं बताता हूं यहां पे हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं। देखो सबसे पहली बात, अब मुझे बताओ टोटल हेड क्या होता है। टोटल हेड क्या होता है, आपको पता है ये चीज, दैट इज इक्वल टू डेटम प्रेशर हेड, है ना, प्रेशर हेड। अब आपको क्या पता है, जो पानी फ्लो होता है वो टोटल हायर हेड से लेकर टोटल लोअर हेड की तरफ को क्या करता है, मूव करता है। इतनी चीज तो क्लियर होगी। तो यहाँ पे हायर हेड किसका होगा, क्या एंट्री का सबसे ज्यादा हायर हेड होगा, टोटल हेड सबसे ज्यादा किसका होगा, टोटल हेड ऑफ 1 सबसे ज्यादा होगा। फिर आएगा टोटल हेड ऑफ सी, यानी सी पॉइंट का। फिर आएगा टोटल हेड ऑफ एग्जिट को 2 मान लेता हूं, ठीक है। तो टोटल हेड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है ना। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो ऐसा समझो, जो टोटल हेड होता है ना हमारा फ्रॉम द एंट्री, वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों, वहां पे डेटम भी ज्यादा होता है, प्रेशर हेड भी ज्यादा होता है, और यहाँ पे कोई भी हेड लॉस नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा टोटल हेड किसका होगा, एंट्री पॉइंट का। फिर जैसे जैसे फ्लो हमारा आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे टोटल हेड भी डिक्रीज करने लग जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, टोटल हेड ऑफ द एग्जिट की मैं बात करूँ, तो ये हमने डेटम लिया है ना, इससे हमें कुछ मिल जाता है। जैसे कि आपने डेटम अगर जो बी पे लिया है, यानी ऐसे पॉइंट पे दिया है, टेबल वाटर, जो हमारा टेल वाटर टेबल है, अगर जब मैं वहां पे डेटम लूंगा तो आपको क्या पता है कि प्रेशर हेड कहां तक यूज करेगा, यहां तक रेज करेगा, एंट्री साइड एग्जिट वाला उल्टा ट्रायंगल। तो जब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा ना, जैसे कि अगर जब मैं एग्जिट का टोटल हेड फाइंड आउट करूं, टोटल हेड ऑफ द एग्जिट, तो अगर मैं मानूं तो डेटम हेड कितना है हमारे पास, -ZB है प्लस P अपॉन गामा W है। तो ये दोनों ना बराबर होते हैं, जिसकी वजह से एग्जिट का जो टोटल हेड है ना, वो आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये एक कन्वीनियंस है जिसकी वजह से हम डेटम कहां पे लेते हैं, डेटम हम लेते हैं टेल वाटर लेवल पे। हमेशा याद रखना, टेल वाटर लेवल पे जब भी आप डेटम लोगे, यानी एग्जिट वाला उल्टा ट्रायंगल पे जब भी आप डेटम लोगे, तो आपको टोटल हेड ऑफ किसका नहीं निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट का नहीं निकालना पड़ेगा, एग्जिट का नहीं निकालना पड़ेगा। कभी यहां पे मत निकालते रह जाना आप,
जो भी टोटल हेड है। टोटल हेड कहाँ निकलता है, बस सॉइल पे देखना है, पानी में नहीं देखना। कोई भी चीज देखनी है तो सॉइल में देखनी है। तो सॉइल का एग्जिट वाला क्या होगा, इसका जो टोटल हेड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। समझ में आया। इसी वजह से हम डेटम क्या लेते हैं, एट दी टेल वाटर लेवल देते हैं, ताकि हमारा जो टोटल हेड है ऑफ द एग्जिट पॉइंट वो 0 आ सके, ठीक है, और कैलकुलेशन ईजी हो सके। अब आप बोलोगे कैलकुलेशन ईजी कैसे होगी, वो चीज मैं कैसे, वो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। अब जो हमको ये चीज पता है कि हमको सबसे पहले क्या निकालना है, हमें प्रेशर हेड निकालना है, किसका, सी पॉइंट का निकालना है। तो सी पॉइंट का प्रेशर हेड कैसे निकलेगा, टोटल हेड ऑफ द सी माइनस दी डेटम हेड ऑफ द सी विल बी इक्वल टू प्रेशर हेड ऑफ द सी। तो टोटल हेड ऑफ सी फाइंड आउट करना है। तो टोटल हेड ऑफ सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको क्या पता है कि एंट्री का जो टोटल हेड होगा वो सी से क्या होगा, कम होगा। जो एंट्री का जो टोटल हेड होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सी, है ना। तो जब मैं इस तरह से लिखूंगा यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूं कि मान लो मैंने बोला कि टोटल हेड ऑफ द सेक्शन सी, सेक्शन सी क्या है, सेक्शन सी इज इक्वल्स टू टोटल हेड ऑफ द एंट्री माइनस जो भी उसमें हेड लॉस हुआ है। हेड लॉस को किस तरह से लिख सकता हूं मैं, आई मल्टीप्लाई बाय जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ है। अगर जब मैं एंट्री से देख रहा हूं तो एंट्री से लेकर सी का डिस्टेंस कितना है, L1। अगर मैं टोटल हेड ऑफ सी कहां से देख रहा हूं, एग्जिट से देख रहा हूं, एग्जिट से देख रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस आई इंटू L2। अब आपको पता लग जाएगा कि आई इंटू एल कहां से आया। आई इंटू एल देखो, यहां पे मैंने हेड लॉस लिखा है, ठीक है। जब आप कहां से देख रहे हो, एंट्री कौन सा हो गया, A टू C, एग्जिट कौन सा हो गया, C टू B। जब आप इस तरह से देखोगे तो यहां पे यूज होने वाला जो हमारा हेड लॉस होगा वो भी क्या होगा, जो हमने यहां पे निकाला है, जो हमने यहां पे ऊपर निकाला होगा। क्लियर हो गया। तो हमको टोटल हेड ऑफ एंट्री तो बड़ी इजीली मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि आपको एग्जिट का एग्जिट उल्टा ट्रायंगल देखना है और साथ में डेटम निकालना है। इससे क्या पता लगेगा, टोटल हेड एट पॉइंट ए, ठीक है। यहां पे क्या मिल जाएगा, टोटल हेड ऑफ पॉइंट ए डैश, ये आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और पता लग जाएगा। टोटल हेड ऑफ बी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपने डेटम अज्यूम किया है कहां पे, टेल वाटर लेवल पे अज्यूम किया, तो यहां पे हमें अगर जो टोटल हेड ऑफ सी निकालना है ताकि हम प्रेशर निकाल सके, तो दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल हेड ऑफ द एंट्री माइनस आई इंटू दी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ, जो भी हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ है इससे। क्लियर हो गया। जब आप सी से लेकर बी डैश को देखोगे तो इट विल बी टोटल हेड ऑफ एग्जिट, वो 0 होता है, प्लस आई इंटू L2। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, हमारे किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए, इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा टोटल हेड ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट। और इंटरमीडिएट पॉइंट यहां पे क्या हमने ले रखा है, और सी, हमने सी यहां पे इंटरमीडिएट पॉइंट ले रखा है। इस तरह से हमको टोटल हेड मिल जाएगा। अब टोटल हेड मिल गया तो क्या हमको फाइंड आउट प्रेशर हेड तो इजीली मिल जाएगा। तो प्रेशर हेड ऑफ सी क्या हो जाएगा, टोटल हेड ऑफ सी माइनस दी डेटम हेड ऑफ दी सी। ठीक है, समझ में आया सारा क्वेश्चन। अब इसको क्वेश्चंस में करेंगे तब जाके आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि एंट्री पे एंट्री वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट रूल्स है, और रूल्स जो है जो नहीं फॉलो करेगा रूल्स, उसको मुश्किल हो जाएगी, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, वो कहीं ना कहीं गलती कर जाएगा। एंट्री पे एंट्री वाला उल्टा ट्रायंगल देखना है, एग्जिट पे एग्जिट वाला उल्टा ट्रायंगल देखना है। आई विल भी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्टली आपको क्या निकल जाएगा, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, वो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको देखना है, अब आपको एक चूज करना है। मैं बोल रहा हूं आपको सिर्फ एग्जिट का देखना है या फिर एंट्री का देखना है। आपको अगर एंट्री का देखना है तो सिर्फ एंट्री का आप टोटल हेड निकालोगे, आप एग्जिट का नहीं निकालोगे। अगर आपको एग्जिट से देखना है तो सिर्फ आप एग्जिट का टोटल हेड निकालोगे, जो कि 0 होता है अगर जब आपने डेटम का लिया है टोटल टेल वाटर टेबल पे लिया। क्लियर हो गया। अब आपको इन दोनों में से एक ही चीज करनी पड़ेगी। अब मान लो आपने किसी केस में बोला कि मैं एग्जिट से देख रहा हूं, तो आपको क्या निकालना है, आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई विल बी इक्वल टू हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। आपको हेड लॉस निकालना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू जो भी आई की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय यहां पे क्या होगा, L2। क्यों, क्योंकि आप एग्जिट से देख रहे हो, तो एग्जिट से देखोगे तो क्या बोलेंगे, सी से लेकर बी डैश वाली चीज देख रहा हूं। अब आपको एंट्री वाला कुछ भी नहीं देखना है, यहां पे ध्यान से देखो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, हेड लॉस आपको मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, टोटल हेड सी पॉइंट का निकालना है। वो क्या हो जाएगा, टोटल हेड ऑफ द एग्जिट प्लस आई इंटू दी L2। यही वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, ऑटोमेटिकली 0 आएगी। क्यों, क्योंकि आपने डेटम कहां अज्यूम किया है, टेल वाटर लेवल पे अज्यूम किया है। अब 0 आ गया। आई इंटू लेंथ क्या हो गया, जो भी वैल्यू आई थी आई इंटू L2 विल बी द टोटल हेड ऑफ सेक्शन सी। समझ में आया। अब मुझे प्रेशर हेड निकालना है किसी भी सेक्शन सी का, तो वो क्या होगा, आई इंटू L2 माइनस जो भी उसका क्या होगा, डेटम होगा, डेटम ऑफ द सी। तो आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही फास्ट सॉल्व हो जाएगा। देखो कितना छोटा सा इसका कैलकुलेशन है। अब देखो एग्जिट वाला ही देखना है ना आपको, तो एग्जिट वाला एक ही देखना है आपको, एग्जिट वाला। ठीक है, जब तक कि आपको क्वेश्चन ये ना बोले कि एंट्री वाला भी देखो, एंट्री वाला टोटल हेड भी फाइंड आउट करो, एग्जिट वाला भी टोटल हेड फाइंड आउट करो, अदरवाइज वरना आपको क्या देखना पड़ेगा, सिर्फ एक ही देखना पड़ेगा। समझ में आया आपको। एग्जिट एंट्री वाला भी इसी तरह से होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंट्री आ जाएगा, यहाँ से L2 की जगह क्या आ जाएगा, आई इंटू L1 आ जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या आ जाएगा, टोटल हेड सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंट्री आ जाएगा माइनस आई इंटू L1। ठीक है, इसी तरह से आपको आएगा। समझ में आया। अब जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन इतना जो मैंने आपको रूल बताया वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो समझ में आना चाहिए। हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये 5 ऐसे रूल है, बस इन 6 ऐसे रूल है, इन 6 को ऐसे इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया आपको ये जो भी है। ठीक है, इसको मैं एक साथ यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप एकदम से कॉपी कर लो। तो यहाँ पे मैंने सारे के रूल्स लिख दिए,
एंट्री पे एंट्री साइड वाला हमारे क्या देखना है, उल्टा ट्रायंगल देखना है। किसके लिए हम देखना चाहते हैं, ये अगर जी मुझे प्रेशर हेड को फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया। एग्जिट में एग्जिट साइड वाला उल्टा ट्रायंगल। आई क्या होता है, दैट इज द सीपेज हेड, या फिर आप उसको एच से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है। डिवाइडेड बाय द लेंथ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ हेड लॉस डिवाइडेड बाय द लेंथ। क्लियर हो गया। एंड टोटल हेड ये आपको मैंने बता दिया व्हेन आई इज द सेम, इस केस में। ठीक है, हेड लॉस इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ, जो भी हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ होगी रिलेटेड टू किससे, हमारे को अगर जी प्रेशर हेड फाइंड आउट करना है इन द केस ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट, और यहां पे क्या था वो, और सी। क्लियर हो गया। यहां पे दूसरा, जब आप बात करोगे ए टू लेकर सी तक, तो आई इंटू वही वाली लेंथ यूज होगी जो ए से लेकर सी के बीच की लेंथ है, यानी L1। और दूसरा, अगर सी से लेकर ए की तरफ बढ़ना है तो हमारे पास एक लेंथ है जिसका नाम क्या है, L2 है। क्लियर हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय द टोटल हेड, टोटल हेड होगा, टोटल हेड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो टोटल हेड ऑफ द इंटरमीडिएट पॉइंट अगर हमें फाइंड आउट करना है, दैट विल बी टोटल हेड ऑफ एंट्री, या फिर वो एग्जिट का होगा, प्लस माइनस जो भी हमारा इस्तेमाल होगा, आई मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ होगी जब हम किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट की बात कर रहे हैं। ए से लेकर सी के लिए ये होगा। ठीक है, सी टू बी जो होगा वो ये होगा। क्लियर हो गया। ये वाले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसे अपने वैसे तो ये सारा जो जितने भी रूल्स है ना, ये सारा आपको देखना है, देख के लिखना है। ठीक है। सिमिलरली किसके लिए बात करेंगे, प्रेशर हेड के लिए। प्रेशर हेड किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें टोटल हेड ऑफ सी मिल चुका है तो हम उससे डेटम हेड माइनस करके प्रेशर हेड को मिल जाएगा। किस तरह से मिलाइए, टोटल हेड ऑफ सी किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू जो भी उसका डेटम होगा सी का, प्लस हमारे पास जो भी उसका प्रेशर हेड होगा, प्रेशर हेड ऑफ द सी। प्रेशर हेड को फाइंड आउट करने के लिए इसको यहां पे ले आओ और यही हमारे को इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर हो गया। हमारे रूल्स सारे क्लियर हो गए। ठीक है, तो हमने कहां से शुरू किया था, सीपेज हेड से शुरू किया था, और बाद में हमें यह पता चल गया कि हमें जब किसी इंटरमीडिएट पॉइंट का टोटल हेड फाइंड आउट करना है या फिर प्रेशर हेड हमें फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह से फाइंड आउट करना है। रूल आपको क्लियर हो गए, नहीं हुए तो एक और बार फिर से देख लेना, तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। राइट, सीपेज हेड क्या है, एक तरह का डिफरेंस है ऑफ द टोटल हाइड्रोलिक हेड बिटवीन द टू पॉइंट्स, चाहे वो अपस्ट्रीम का केस हो, चाहे अपस्ट्रीम माइनस द डाउनस्ट्रीम। ठीक है, जो भी टोटल हेड होगा अपस्ट्रीम का और जो भी हमारा टोटल हेड होगा हमारा डाउनस्ट्रीम का, इन दोनों का माइनस ही हमारे पास क्या आता है, सीपेज हेड होता है। ठीक है, सीपेज हेड बोल लो उसको। सीपेज हेड विल बी इक्वल टू एच, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, हेड लॉस। क्लियर हो गया सीपेज हेड का कॉन्सेप्ट, जो भी मैंने यहां पे बताया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोलिक हेड ये भी बता दिया, हाइड्रोलिक हेड क्या होगा, पीजोमेट्रिक हेड होगा। पीजोमेट्रिक हेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी रहती है इन द केस ऑफ सॉइल, उसमें कितनी रहती है, वो बहुत ही ज्यादा लेस रहती है एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर करते हैं हम उसे, कंपेयर टू हमारा डेटम हेड हो गया या तो प्रेशर हेड हो गया। ठीक है, जब इन दोनों से कंपेयर करते हैं तो वेलोसिटी के जो भी हमारे पास कंपोनेंट आते हैं 2g, जो भी हमारे पास वेलोसिटी हेड आता है वो क्या ना आता है, बहुत ज्यादा कम आता है, नेग्लिजिबल आता है। सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ पे, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सीपेज प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय द सीपेज प्रेशर, यहाँ पे देखो क्या लिखा है डेफिनेशन में। जब हम बात करें सीपेज प्रेशर की तो यहां पे लिखा है कि सीपेज प्रेशर क्या है, इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग वाटर ऑन अ सॉइल पार्टिकल्स। It act in the direction of a flow and can either increase or decrease the effective stress in the soil depending on the flow direction। ठीक है, अब आपने ये पढ़ लिया। देखो जब हम बात करते हैं ना सीपेज प्रेशर की, तो इसका क्या मतलब है, जब भी हमारा पानी किसी भी पोरस मटेरियल से पास थ्रू करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं सॉइल की बात करूं तो हमारा पानी जो है वो सॉइल के थ्रू पास करके बाहर निकलता है, होता है ऐसा। अब इसके अंदर जाके देखते हैं, अब जब भी सॉइल हमारा पास कर रहा है, इस वाटर की मूवमेंट की वजह से क्या हो क्या रहा है, ये जो हमारा सॉइल सॉलिड है, अब इसके बीच से हमारा पानी जो है वो पास कर रहा है। ठीक है, अब इस पानी के पास करने की वजह से हो क्या रहा है, यहां पे एक तरह का क्या हो रहा है, इस पानी की जो मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, यहां पे एक हाइड्रोलिक फोर्स जो है वो जनरेट हो रही है। तो क्या हो रही है, यहां पे एक हाइड्रोलिक फोर्स जो है वो जनरेट हो रही है, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सीपेज प्रेशर बोलते हैं। मतलब ऐसा इमेजिन करो, अगर मिट्टी एक तरह की स्पॉन्ज है ना, अगर मिट्टी मान लो हमारे पास जो सॉइल है, हमारी सॉइल जो है एक तरह की क्या है, स्पॉन्ज की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, एक्ट क्या कर रही है, मतलब स्पॉन्ज है, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, अब ये जो स्पॉन्ज है, इस स्पॉन्ज के अंदर क्या है, पानी है, और पानी क्या है हमारे पास, वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, पानी क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो इस फ्लोइंग वाटर का जो पुश होता है ना सॉइल पार्टिकल्स पे, अभी तो सॉइल पार्टिकल्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में जब हम सॉइल को देखते हैं तो पानी से पास कर रहा है, और इस सॉइल पार्टिकल में, ये जो हमारा सॉइल पार्टिकल है, इस पे क्या लग रहा है, सॉइल पार्टिकल में एक तरह का पुश लग रहा है, और ये जो पुश है, दैट पुश इज नोन एज द सीपेज प्रेशर। समझ में आया आपको मैंने जो भी बोला। अच्छा, ये जो प्रेशर है ना, डिपेंड किस पे करता है, ये मेनली डिपेंड करता है हमारे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो गया, आई, यानी हमारा जो वाटर का हेड डिफरेंस है, दिस इज द हेड डिफरेंस। ठीक है, अब इस वाटर का जो भी हमारा हेड डिफरेंस है, हेड डिफरेंस और जो हमारा फ्लो पाथ है जैसे कि एल है, उसी पे डिपेंड करता है, दैट इज द एच अपॉन द लेंथ। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द हमारा क्या है, वाटर हेड डिफरेंस, जो भी इन दोनों उल्टे ट्रायंगल के बीच में जो भी हमारा हेड डिफरेंस रहेगा, डिवाइडेड बाय द लेंथ जहां से पानी फ्लो किया गया। समझ में आया। तो हमारा सीपेज प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, मेनली आई पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हमारा एच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा सीपेज प्रेशर भी क्या होगा, वहां पे इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है सीपेज प्रेशर का, सीपेज प्रेशर जो है दैट इज, अगर जब मैं उसको पीएस से रिप्रेजेंट करूं तो पीएस इज इक्वल्स टू एच इंटू गामा डब्ल्यू, है ना। यहां पे एच क्या है, एच इज द सीपेज हेड, एच इज द सीपेज
हेड, यानी डिफरेंस इन दी दो उल्टा ट्रायंगल, यानी ऐसे बोल सकते हैं डिफरेंस इन दी वाटर लेवल, डिफरेंस इन दी वाटर लेवल। क्लियर हो गया? ये इसका फॉर्मूला है। पी एस एच इंटू गामा डब्ल्यू क्या है? इसका फॉर्मूला है। पी एच को क्या बोल सकते हैं हम? सीपेज हेड डिफरेंस इन द सीपेज हेड मींस डिफरेंस इन द वाटर लेवल। क्लियर हो गया? गामा डब्ल्यू क्या है? ये हमारे पास क्या है? इट इज द यूनिट वेट ऑफ द वाटर, यूनिट वेट ऑफ द वाटर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? बहुत बार बता चुका हूं, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। पर कई बार क्वेश्चंस में 10 भी लिखा होता है, तो आपको वही वैल्यू लेनी है जो कि आपको क्वेश्चन में दी होगी। गामा की कोई वैल्यू नहीं दी, 9.81 ले लो। गामा की वैल्यू 10 दे रखी, 10 पुट करो, ठीक है। अब सीपेज प्रेशर आपको फाइंड आउट करने को बोलेगा, तो डायरेक्टली आप क्या बोलोगे कि पीएस इज इक्वल्स टू, अब यहां पे मत देखो, पीएस इज इक्वल्स टू जो भी इसके बीच का डिफरेंस होगा, यानी जो भी डिफरेंस होगा दैट इज द एच, जो भी आपको दोनों उल्टे ट्रायंगल में डिफरेंस दिखेगा दैट इज द एच, और डिवाइडेड बाय जिस भी लेंथ से होगा। अगर जो वो इंक्लाइन केस है तो इंक्लाइन केस में इंक्लाइन वाली लोगे, अगर वो नॉन इंक्लाइन केस है हॉरिजॉन्टल केस है तो एल आपको लोगे। क्लियर हो गया आपको ये चीज? दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सीपेज प्रेशर क्या है? बेसिकली पानी जब भी फ्लो करता है हमारी सॉइल से, तो इस मोमेंट की वजह से एक हाइड्रोलिक फोर्स जो है वो जनरेट होती है। इसी हाइड्रोलिक फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सीपेज प्रेशर बोलते हैं। समझ में आया ये सारा पॉइंट? और ये डिपेंड किस पे करती है? आई पे डिपेंड करती है, यानी एच अपॉन एल। क्लियर हो गया? अच्छा, कई बार क्या होता है जब हम डैम की बात करते हैं, तो डैम की कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है? ये हमारा डैम है, ठीक है, इसको अज्यूम करो ये हमारा डैम है, ठीक है। अभी क्या है, एक हमने जो डैम बनाया हुआ है, इसकी जो अपस्ट्रीम साइड है, ठीक है, इसकी अपस्ट्रीम साइड ये होगी, इसकी डाउनस्ट्रीम साइड क्या होगी? ये होगी इसकी डाउनस्ट्रीम साइड। तो जो इसकी अपस्ट्रीम साइड है, वहां अपस्ट्रीम साइड में जो वाटर का प्रेशर होता है जनरली वो क्या रहता है? वो हाई रहता है। यहाँ पे वाटर का प्रेशर क्या रहेगा? हाई रहेगा। यहाँ पे वाटर का प्रेशर क्या रहता है? लो रहता है। तो जब हमारा इस तरह का सिचुएशन आती है, तो वाटर क्या करता है? वाटर सीप आउट करता है हमारे डैम की फाउंडेशन से। डैम की फाउंडेशन अगर जो सॉइल की होगी, अगर जो स्टील की होगी, तब तो नहीं पास कर पाएगी। लेकिन अगर वो फाउंडेशन जो है जैसे जनरली स्टील की नहीं होती, वो एग्जाम्पल की तरह बोल रहा हूँ, पर अगर जो यहाँ पे सॉइल है वो एक पोरस मीडियम है, यहाँ से पानी सीप आउट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेड डिफरेंसेस अवेलेबल। समझ में आया ये सारा पॉइंट कि डैम स्ट्रक्चर में कई बार क्या होता है कि पानी जो है सीप आउट कर जाता है। क्यों? क्योंकि अपस्ट्रीम साइड में जो प्रेशर है वो हाई रहता है। अब इस प्रेशर को वो रिलीज करने के लिए कहां को मूव करता है? हमारा जहां पे प्रेशर थोड़ा कम है ना, जहां पे भी प्रेशर होगा, जैसे रियल लाइफ में भी देख लो, जहां भी ज्यादा प्रेशर होता है वहां से लोग निकलना चाहते हैं, और जहां पे कम प्रेशर है वहां पे लोग जाना चाहते हैं। तो वैसे ही क्या होता है पानी के साथ भी होता है। पानी जब हाई प्रेशर देखता है तो वहां से हटके वहां जाना चाहता है जहां पे प्रेशर जो है वो कम है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? तो इसी वजह से क्या हो रहा है? सीपेज प्रेशर हो रहा है। क्यों हो रहा है ये हमारा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हेड डिफरेंस यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इसकी वजह से रिस्क क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको बताया, पाइप फेलिंग मींस से जो हमारे सॉइल की पार्टिकल्स है वो भी साथ में पानी के निकल जाएंगे। वो चीज मैंने आपको बता दी, कोई एक्साइन कंडीशन, ठीक है। ये चीजें हो जाती है। अपलिफ्ट प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है, जो इसकी स्टेबिलिटी है ओवरऑल वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कोई भी रिटेनिंग स्ट्रक्चर है वो भी, उसकी भी क्या रहती है, जब भी पानी लीक आउट करता है तो इसकी स्टेबिलिटी जो है ओवरऑल वो क्या कर जाती है? ये डिस्टेबलाइज हो जाता है। समझ में आया सारा पॉइंट? ठीक है। अब हम देखेंगे सीपेज प्रेशर, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है उसको और ज्यादा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में देखते हैं कि बेसिकली बोल क्या चाह रहा है। जब मैं सीपेज प्रेशर की बात करूँ ना, जैसे कि सीपेज प्रेशर मैंने अभी क्या बोला कि सीपेज प्रेशर जो है वो किसके बराबर है? सीपेज प्रेशर इज इक्वल्स टू एच इंटू, या फिर ऐसे लिखो, देखो सीपेज हेड, ठीक है, सीपेज हेड मल्टीप्लाई बाय द गामा डब्ल्यू। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी मैं क्या लिख सकता हूं? इट विल बी इक्वल्स टू एच इंटू गामा डब्ल्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पी एस क्लियर हो गया? एच क्या है? सीपेज हेड है। अब सीपेज हेड कहां आता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू एच अपॉन एल। इस तरह से मैं लिख सकता हूं। क्या मैं इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर सकता हूं? आई मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल्स टू एच। क्या इस फॉर्मूले को मैं चेंज कर सकता हूं? डेफिनेटली मैं चेंज कर सकता हूं। पी एस इज इक्वल्स टू एच की फॉर्म में क्या लिख सकता हूं मैं? आई इंटू एल इंटू द गामा डब्ल्यू। या फिर मैं क्या बोलूं? पी एस इज इक्वल्स टू आई इंटू दी हमारी लेंथ, ठीक है, या फिर इसको बोलो कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ, ठीक है, या फिर इसको बोलो कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ, आई इंटू दी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया? या फिर आप क्या लिख सकते हो? आई इंटू लेंथ इंटू दी गामा डब्ल्यू, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि यहां से हम को निकल गए कि पी एस विल बी इक्वल्स टू, और एक तो ये हमारे पास पहला हो गया, दिस इज द फर्स्ट वन, और सेकंड वन क्या है कि पी एस इज इक्वल्स टू सीपेज हेड मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू। अब ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने निकाला है ये क्या है? प्रेशर है। अगर जी कई बार क्वेश्चन पूछे सीपेज फोर्स के बारे में पूछे तो हम किस तरह से निकालेंगे? सीपेज फोर्स क्या हो गया? सीपेज फोर्स, ठीक है। सीपेज फोर्स को अगर जो मुझे निकालना है तो सीपेज फोर्स को मैं किस तरह से निकालूंगा? पी एस एफ इस तरह से लिख सकता हूं। क्या मैं इसको कर सकता हूं? जो भी हमारे पास प्रेशर आया है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय द एरिया जो है, बेसिकली क्या होगा? फोर्स। सीपेज प्रेशर विल बी इक्वल्स टू प्रेशर इनटू द एरिया। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। सो आई कैन राइट कि एफ विल बी इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय एरिया।
ठीक है। इसी तरह से इसी फॉर्म में क्या कि सीपेज प्रेशर अगर सीपेज फोर्स हमें अगर जो गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, पीएस मल्टीप्लाई बाय एरिया जो है हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और पीएस को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, दो फॉर्म में लिख सकता हूं, या तो आई इंटू लेंथ इंटू गामा डब्ल्यू की फॉर्म में, या फिर क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली एच इंटू गामा डब्ल्यू। समझ में आया? इन्हीं दो फॉर्म से आप क्या निकाल सकते हो, सीपेज प्रेशर निकाल सकते हो। जैसे कि आई आपको मिला है, एल आपको पता है और गामा डब्ल्यू आपको वो ऑलरेडी मालूम होता है। सीपेज हेड अगर डायरेक्टली आपको दिया है तो सीपेज हेड निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू करेंगे। ठीक है, कहां पे कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला भी है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चनों में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको सीपेज फोर्स क्या होता है। एक होता है हमारे पास स्पेसिफिक सीपेज फोर्स, स्पेसिफिक वर्ड आ गया ना, जैसे कि स्पेसिफिक सीपेज फोर्स, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है। सीपेज फोर्स इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पीएसएस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब पीएस इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास प्रेशर है पर यूनिट वॉल्यूम जो है दैट इज द स्पेसिफिक सीपेज फोर्स होता है। क्या होता है, जो भी हमारे पास सीपेज प्रेशर है, सीपेज फोर्स है, सॉरी सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है इट इज नोन एज द स्पेसिफिक सीपेज फोर्स। पीएसआई इसको क्या बोल सकते हैं, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब सीपेज फोर्स क्या हो गया, हमने अभी निकाला है सीपेज फोर्स, या तो आई एल इंटू गामा डब्ल्यू कर सकते हो, और स्पेसिफिक फोर्स मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एरिया भी है, साथ में इधर एरिया भी। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ पीएस की वैल्यू बताई है, दिस इज द पीएस वैल्यू ओनली। क्लियर हो गया, यहाँ पे हमारे को ये चीज मालूम होगी। अच्छा, यहाँ पे इसको हम और भी एलैबोरेट करके लिख सकते हैं। तो सीपेज फोर्स क्या हो गया, जो भी मेरे पास आई इंटू एल इंटू गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या है, साथ में एरिया, डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है। अब ये एरिया मल्टीप्लाई बाय एल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इंटू गामा डब्ल्यू। यानी जब आपको क्वेश्चन बोलेगा स्पेसिफिक सीपेज फोर्स यानी पीएसएस, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, आई मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो सीपेज फोर्स क्या हो गया, जो भी सीपेज प्रेशर आया उसको एरिया से मल्टीप्लाई करो और आई एल इंटू गामा डब्ल्यू यूज करो। स्पेसिफिक सीपेज फोर्स क्या हो गया हमारे पास, स्पेसिफिक सीपेज फोर्स क्या हो गया, दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू गामा डब्ल्यू। बस यही याद रखना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन याद रखने की जरूरत नहीं, ये इजिली आप निकाल भी सकते हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आपको क्या लग गया पता कि पीएसएस इज इक्वल टू आई इंटू गामा डब्ल्यू, पहला। दूसरा क्या है कि स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, पीएसएफ क्या होगा, पीएस विल बी इक्वल टू पीएस मल्टीप्लाई बाय एरिया। पीएस क्या है, एच इंटू गामा डब्ल्यू या फिर आई इंटू एल इंटू गामा डब्ल्यू। समझ में आया जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलवेज टेक, इसको नोट पॉइंट में लिख देते हैं, ऑलवेज टेक डेटम एट टेल। सो या फिर ऐसे लिखो, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कैलकुलेशन as total head of exit will be 0 in case of datum taken at or assumed at tail water level। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है तो इसलिए इसको यहां पे नोट पॉइंट करके लिख देना। समझ में आया जो भी मैंने यहां पे बताया आपको कि सीपेज फोर्स क्या हो गया, डेटम को कहां लेना है, और सीपेज प्रेशर क्या हो गया। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सीपेज प्रेशर से और भी इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट है, जैसे कि नोट नंबर 2 हमारे पास किससे रिलेटेड है कि हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस की तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास टोटल स्ट्रेस होता है, टोटल स्ट्रेस वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू जो भी हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस रहेगा प्लस साथ में जो भी हमारा पोर वाटर प्रेशर रहेगा। समझ में आया आपको ये चीज आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 में पहले ही डिस्कस की थी कि टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू दिस ये इसके बराबर होता है, राइट। तो अगर जो मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं या तो फिर हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा बार से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू दिस। अगर जो मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारे पास कि टोटल स्ट्रेस माइनस दी पोर वाटर प्रेशर विल बी द इफेक्टिव स्ट्रेस। आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करो, एक ही बात होती है इसकी। टोटल स्ट्रेस किस तरह से बताते थे हम, जब भी टोटल स्ट्रेस की बात करते थे तो हमने बोला था कि अगर ये सरचार्ज नहीं होगा तो उस केस में डेप्थ के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं जो भी उसका गामा यूनिट वेट कोई भी होगा, गामा बल्क के साथ में उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो सैचुरेटेड केस में है या फिर हमारा क्या है वो सबमर्ज केस में है या फिर हमारा क्या है वहां पे सिर्फ पानी है, तो उसी केस में हम बात करते हैं गामा बल्क जो है वहां पे आता है। ठीक है, और अगर जो सरचार्ज होगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्थ इनटू द गामा, जो भी हमारा गामा सैचुरेटेड सबमर्ज जो भी केस है। ठीक है, तो ये टोटल स्ट्रेस का केस है। जब हम पोर वाटर प्रेशर की बात करते हैं तो पोर वाटर प्रेशर किस तरह से निकालते हैं, जो भी हमारी डेप्थ होगी, डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इन दोनों से हम क्या निकालते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा नोट नंबर 2 है ये क्या बोल रहा है कि ये सीपेज प्रेशर जो होता है, वैसे डायरेक्शन क्या है सीपेज प्रेशर की, कि सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ
act in the direction of the flow। क्लियर हो गया? हमारा सीपेज प्रेशर का डायरेक्शन कौन सी होती है? जिस भी डायरेक्शन में हमारा फ्लो हो रहा होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा सीपेज प्रेशर भी एक्ट करेगा। अगर हमारा फ्लो अपर डायरेक्शन में हो रहा है तो हमारा सीपेज प्रेशर भी कहां लगेगा? अपर डायरेक्शन में लगेगा। और जब हमारा सीपेज प्रेशर, अच्छा आपको ये चीज तो पता ही है ना, जब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, बेसिकली इफेक्टिव स्ट्रेस होता है जो भी हमारा ग्रेन टू ग्रेन हमारा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं। टोटल स्ट्रेस तो आपको पता ही है, पानी की वजह से आने वाला यू होता है, ठीक है। जो भी हमारा सॉइल स्केलेटन जो हमारा स्ट्रेस लेता है, इसको पानी नहीं होता है यहाँ पे। इस केस में क्या होता है? सिर्फ सॉइल के सॉलिड जो है दूसरे के सॉलिड के साथ हमारा जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से एक दूसरे के ऊपर जो स्ट्रेस लगाते हैं उसी को हम इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर हो गया कि ये सॉलिड की वजह से होता है, ठीक है। टोटल स्ट्रेस किसकी वजह से होता है? हमारा जो भी हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ को इस पॉइंट पे ऊपर टोटल स्ट्रेस निकालना है, तो इसके ऊपर जितना भी हमारा लोड लग रहा है वही हमारे पास टोटल स्ट्रेस होगा। पोर वाटर प्रेशर क्या होगा? जो भी पानी की वजह से आने वाला हमारा प्रेशर है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं। इतना तो आपको सब कुछ क्लियर है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा क्या होता है? जनरली जब हम बात करते हैं सॉइल ग्रेन टू ग्रेन जब हमारा ट्रांसफर होता है स्ट्रेस, तो उस केस में हमारा, आपको मैंने ये भी चीज बताई थी कि जब हम टोटल स्ट्रेस की बात करते हैं और जहां पे हमारा सैचुरेटेड का केस होता है, फुल्ली सैचुरेटेड का केस होता है, यानी सबमर्ज का जब हमारा केस होता है, तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज करता है और पोर वाटर प्रेशर वहां पे इंक्रीज करता है। सेम चीज यहां पे होती है कि देखो, जब सीपेज प्रेशर जो है, सीपेज प्रेशर बेसिकली क्या है? सीपेज प्रेशर अगर जो फ्लो हमारा अपर डायरेक्शन में हो रहा है तो सीपेज प्रेशर भी हमारा अपर डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो सीपेज प्रेशर अगर जब हमारा अपर डायरेक्शन में लगेगा और इफेक्टिव स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लगता है? ऑलवेज हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, सीपेज प्रेशर अपर डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक दूसरे को जब वो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। कब? जब हमारा सीपेज प्रेशर अपर डायरेक्शन में लगेगा। और जब यही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो सॉइल क्या होगी? कॉम्पैक्ट होगी, उस केस में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो सीपेज प्रेशर अगर हमारे दो डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सबसे पहली बात यहां पे मैं लिखता हूं कि सीपेज प्रेशर की वजह से, जैसे कि यहां पे ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो, सो आई कैन राइट ड्यू टू विच, यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? ड्यू टू विच वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस में इंक्रीज्ड और डिक्रीज। किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में सीपेज प्रेशर भी होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्लियर हो गया? इस तरह से हमको ये नोट पॉइंट पता लग गया कि सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ड्यू टू विच द वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा जो भी हमारी डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगी। अपर डायरेक्शन होगी तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज करेगा, और जब हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में सीपेज लगेगा तो उस डायरेक्शन में इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, जब हम पोर वाटर प्रेशर की बात करते हैं, यू की बात करते हैं, तो यू किसके बराबर होता है? जो भी हमने बोला था कि यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पीजोमीटर लगाना पड़ेगा, और पीजोमीटर क्या बताता है हमको? प्रेशर हेड बताता है। तो यू कैन बी रिटन एज प्रेशर हेड मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू। इस तरह से हम यू को लिख सकते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमको दो चीजें लिखनी है। कौन कौन सी? दो केस है इसके। कौन कौन से केस है? एक तो वर्टिकली अपवर्ड का केस है और वर्टिकली डाउनवर्ड का केस है। तो अगर जब मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस लिखना है तो आई कैन राइट कि इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? टोटल स्ट्रेस के बराबर होगा। टोटल स्ट्रेस क्या है हमारे पास? टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, टोटल स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूं मैं? जो भी हमारी डेप्थ रहेगी, और यहां पे अगर जब मैं डेप्थ को डेटम की तरह z की तरह रिप्रेजेंट करूं, यानी z की तरह मैं उसे रिप्रेजेंट करूं, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं कि z जो कि डेप्थ है मल्टीप्लाई बाय जो भी उसका गामा बल्क होगा। मान लो कि गामा, अभी कौन सा केस है हमारा? जो भी केस है सीपेज, कौन से केस में होगा? जब भी हमारा सीपेज होगा तो फुली सैचुरेटेड का केस होगा, यानी सबमर्ज का केस होगा। तो यहाँ पे z इंटू गामा डब्ल्यू, गामा सबमर्ज, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ अ गामा सबमर्ज, माइनस द पोर वाटर प्रेशर। जो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा यहाँ पे केस में? सॉरी, प्लस या माइनस दोनों भी हो सकता है, ठीक है, प्लस या माइनस दोनों हो सकता है ना हमारे पास। और पोर वाटर प्रेशर को किस तरह से लिख सकता हूं मैं? प्रेशर हेड की तरह लिख सकता हूं। तो प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू लिख सकता हूं। प्रेशर हेड को क्या लिख सकता हूं मैं? प्रेशर हेड जो भी हमारा प्रेशर हेड है इंटू गामा डब्ल्यू के फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? प्रेशर हेड इंटू द गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया? लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब हमने चैप्टर 3 में बात की थी ना इफेक्टिव स्ट्रेस की, तो वहां पे कोई भी ऐसा केस नहीं था कि हमारा जो पानी है वो फ्लो कर रहा है। वहां पे सारे केस कौन से थे? हमारे स्टैटिक के थे। तो स्टैटिक के केस में तो हम प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू लेते हैं, लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं? इस चैप्टर में हम ये देख रहे हैं कि जब हमारा पानी फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग की कंडीशन में, हमारा स्टैटिक में क्या था कि बेस्ड ऑन अ डेप्थ थी। स्टैटिक पे तो बेस्ड ऑन अ डेप्थ थी, बेस्ड ऑन अ डेप्थ था, तो उस केस में हम क्या लेते थे? h इंटू गामा डब्ल्यू लेते थे। क्लियर हो गया? लेकिन जब हम सीपेज का इफेक्ट भी देख रहे हैं तो इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ सीपेज का इफेक्ट। तो सीपेज के इफेक्ट के टाइम पे
हम क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे देखो जो भी सीपेज है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दी हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वहां पे, इस वजह से हो रहा है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है ना, और जितने भी सर्टेन लेंथ पे वो चलेगा मल्टीप्लाई बाय पानी की वजह से हो रहा है, यानी एक हेड की वजह से हमारा पानी फ्लो कर रहा है इस लेंथ पे, बिकॉज ऑफ दी वाटर ये जो है हमको मिल रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सीपेज का इफेक्ट देखने के लिए यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस की पूरी इक्वेशन को चेंज करके इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि H गामा सबमर्ज्ड प्लस माइनस सीपेज प्रेशर यानी PS, ठीक है, इसको कैपिटल लेटर में लिखो PS, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, क्या है यहां पे PS। समझ में आया आपको कि इफेक्टिव स्ट्रेस को जब हम एक चेक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सीपेज के इफेक्ट को देख रहे हैं, तो सीपेज के इफेक्ट हम किस पे देख रहे हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस पे हम देख रहे हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ता है सीपेज की वजह से, तो उसके लिए यहां पे पोर वाटर प्रेशर की जगह पे क्या आता है, PS आता है, यानी प्रेशर हेड आता है। क्लियर हो गया, लेकिन दोनों अलग है, हमारा स्टैटिक में प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू है, ये क्या है हमारा सिर्फ H इंटू गामा डब्ल्यू पे बेस्ड होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन फ्लोइंग के केस में सीपेज का इफेक्ट देख रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस पे, तो यहां पे सीपेज प्रेशर की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या मतलब क्या डिफरेंस आएगा वो चेक करने के लिए इक्वेशन किस तरह से बदल जाती है, इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारे पास टोटल स्ट्रेस रहेगा प्लस माइनस हमारा PS रहेगा। और PS को किस तरह से लिख सकते हैं, यहां पे हम आई कैन राइट कि Z गामा सबमर्ज्ड प्लस माइनस IZ इंटू गामा डब्ल्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आपको जो भी मैंने आपको बताया यहां पे, ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन समझ में आई। दूसरा सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि जब हमारा वर्टिकल का केस, वर्टिकल में अपवर्ड का केस होगा, वर्टिकल में अपवर्ड फ्लो का केस होगा, ठीक है, तो उस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारे पास, जो भी टोटल इफेक्टिव जो भी हमारा टोटल स्ट्रेस है, टोटल स्ट्रेस अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ को हमारा पानी फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ पानी फ्लो कर रहा है, तो सीपेज प्रेशर अगर जो मान लो ये पानी का फ्लो है तो सीपेज प्रेशर भी कहां लगेगा, PS भी ऊपर को लगेगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या लगेगा, नीचे की तरफ को लगेगा। तो अपवर्ड के केस में जो हमारा वर्टिकली अपवर्ड का केस है, उस केस में जो टोटल स्ट्रेस है वो माइनस हो जाएगा किससे, हमारा IZ गामा डब्ल्यू से होगा। क्लियर हो गया। अब जब ये केस वर्टिकल का डाउनवर्ड में होगा तो हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा, अभी कम हो रहा है ना इफेक्टिव स्ट्रेस, अब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो यहां पे प्लस आ जाएगा IZ इंटू गामा डब्ल्यू। अभी समझ नहीं आया किस तरह से आया, क्यों आया, कोई बात नहीं, ये दो केस इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैंने लिख दिए, ठीक है। अब मैंने ऐसे ऐसे करके बता दिया कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि दोनों कंडीशन में बेसिकली होगा क्या, उसको हम देखते हैं। एक तो सबसे पहले वर्टिकली अपवर्ड के केस में देखते हैं और डाउनवर्ड के केस में देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक केस देखते हैं जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन सा केस है वो, हमारा नो फ्लो कंडीशन, इट इज द नो फ्लो कंडीशन, राइट। यहां पे मैं डायग्राम बनाता हूं फिर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं।